कहानी की शुरुआत में हमें एक ज्वेलरी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हथियार लेकर कुछ चोर घुस गए थे जो आते ही लोगों को डराने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और सारे ज्वेलरीज अपने बैग में डालने लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर में पुलिस को खबर लग जाती है, इसीलिए स्पेशल फोर्सेस की स्वैट टीम यहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन अंदर चोर भी काफी तैयारी के साथ आए हुए थे, इसीलिए पुलिस को बाहर देखकर वो लोग उन पर बॉम्ब फेंक देते हैं जिससे कुछ सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। तो वहीं अंदर एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो अंदर फंसे लोगों में से एक डॉक्टर भी थी जो कि हमारी इस कहानी की फीमेल लीड है, उसका नाम है मीका। तो चोर उसे उस आदमी का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। तो मीका घबराते हुए उस आदमी का चेकअप करने जाती है। तो मीका बताती है कि इस आदमी को अभी हॉस्पिटल भेजना होगा वरना यह आदमी जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन चोर तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं। तो वेंटिलेटर के जरिए सीक्रेट कैमरे की मदद से पुलिस चीफ अंदर की सिचुएशन को देख रहे थे। तो बिगड़ते हालात को देखते हुए वो स्वैट टीम के कैप्टन को अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो कैप्टन अपनी टीम के साथ वेंटिलेटर के जरिए एंट्री मारता है जहाँ पर कुछ चोरों को उड़ा देने के बाद हम देखते हैं एक चोर ने मीका के गले पर चाकू रख दिया था और मीका के हाथों पर एक ट्रिगर बॉम्ब भी पकड़ा दिया था जिससे हाथ हटते ही बॉम्ब फट सकता था। लेकिन कैप्टन चालाकी से उस चोर को शूट कर देता है और भाग कर आकर मीका के साथ साथ उस बॉम्ब को होल्ड कर लेता है क्योंकि मीका बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो कैप्टन पहले उसे शांत कराने के लिए उसका नाम और उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है, जिस पर मीका उसे रोते रोते ही अपने बारे में बता देती है। तो कैप्टन उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि वो कर सकती है। तो वो लोग साथ मिलकर बॉम्ब को हाथों में पकड़े हुए खाली ग्राउंड पर आ जाते हैं जहाँ कैप्टन धीरे धीरे उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उसे अपने सोल्जर्स के साथ भेज देता है और फिर वो बॉम्ब को दूर फेंक देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मीका अपनी फ्रेंड शाओमान के साथ रहती है जिसे ब्रेन ट्यूमर है और उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, मगर मीका ने ठान कर रखा है कि वो अपनी फ्रेंड को ठीक कर रहेगी। तो दूसरी ओर इस कहानी का मेन हीरो कैप्टन शिंग को दिखाया जाता है जो प्लेन हाईजैक होने के टाइम के सिचुएशन की ट्रेनिंग करा रहा था। वहीं इधर मीका और उसके पूरे डॉक्टर्स की टीम को उनके हॉस्पिटल की ओर से एक इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग में भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें रेस्क्यू मिशन को टैकल करने की स्किल्स सिखाई जाएगी और इस ट्रेनिंग को पास करने के बाद ही उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके बाद ही उन्हें मेडिसिन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो इस ट्रेनिंग का चीफ इंस्ट्रक्टर था कैप्टन शिंग और उसे असिस्ट करने वाला था वेनबो। तो वेनबो उन सभी को ट्रेनिंग के दौरान के रूल्स के बारे में बताता है कि ट्रेनिंग खत्म होने तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, अपने फोन्स को यूज नहीं कर सकता। तो इसके बाद सभी को ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाया जाता है जहाँ पर सभी की जमकर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इससे कुछ ही देर में इनका तो बैंड ही बज जाता है। 2 लड़कियां वेनबो से पीरियड्स का बहाना करके रेस्ट करने भाग जाती है जो देखकर मीका को भी लगता है कि वो भी बहाने से जा सकती है क्योंकि आज उसे कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना था जहाँ पर डॉक्टर शाओ जो कि बेस्ट न्यूरोसर्जन थे वो एक ऑपरेशन करने के लिए उनके हॉस्पिटल आने वाले थे। थोड़ी देर रेस्ट और खाना पीना करने के बाद सभी को भगाने के लिए माउंटेन्स की ओर ले जाया जाता है। इमरजेंसी हॉस्पिटल जाने की बात करती है मगर वेनबो उसे यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देता और अगर इतना ही इमरजेंसी है तो उसे कैप्टन को लेटर लिख कर उनके अप्रूवल के बाद जाने के लिए कहता है, जिससे मीका तो प्रॉब्लम में फंस जाती है क्योंकि उसने सुना था कि चीफ इंस्ट्रक्टर कैप्टन सिंह बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मीका यहाँ से छुपकर भागने का प्लान बनाती है। तो दूसरी ओर कैप्टन सिंह अपने ट्रेनिंग कैंप की ओर लौट रहे थे। इधर मीका तो पहाड़ियों के रास्ते होकर मेन रोड तक आ जाती है मगर उसे किसी भी कार से लिफ्ट नहीं मिल रही थी। तभी कैप्टन सिंह उसे नोटिस करता हुआ अपनी जीप से आगे निकल जाता है लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से वापस आ जाता है और उसे अपने बारे में बिना बताए उसे पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। तो मीका उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करती है। तो कैप्टन उसे अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसे ड्रॉप करने के लिए चला जाता है जहाँ वो उसे कैप्टन की ही टीम का फेलो सोल्जर बताकर उससे बात करने लग जाता है। तो मीका उसे अपना इंट्रो देती है जिससे कैप्टन को वो याद आ जाती है मगर अभी वो उसे इस बारे में नहीं बताता। जहाँ मीका तो कैप्टन के बारे में कई सुनी बुराइयों को ही उसे बताने लग जाती है जो सुन कैप्टन भी उसे कहता है कि मैं भी उस कैप्टन सिंह को ज्यादा पसंद नहीं करता। तो इसके बाद कैप्टन उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। तो डॉक्टर शाओ एक बहुत ही क्रिटिकल ब्रेन ट्यूमर पेशेंट की सर्जरी करने वाले थे जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही थी जहाँ पर सिर्फ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के ही डॉक्टर्स अलाउड थे मगर मीका चुपचाप से उन डॉक्टर्स के बीच शामिल हो जाती है। तो डॉक्टर शाओ सक्सेसफुली उस सर्जरी को कर लेते हैं। इसके बाद मीका अपनी फ्रेंड के रिपोर्ट्स लेकर उनके पीछे ही पड़ जाती है। तो डॉक्टर शाओ उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं और इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद उसे कॉन्टेक्ट करेंगे कहते हैं जिससे मीका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इधर ट्रेनिंग कैंप में उसे ढूंढा जा रहा था। वहीं इधर मीका तो पास ही के एक सुपरमार्केट में खाना वाना ले रही थी जहाँ कैप्टन से उसकी मुलाकात होती है। लेकिन कैप्टन उसे अभी भी कुछ ना बताकर ट्रेनिंग कैंप वापस लाता है। इसके बाद वो वेनबो से सभी को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है जिससे मीका को समझ में आ जाता है कि कैप्टन सिंह यही है। तो सभी के आ जाने के बाद कैप्टन सभी को बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाता है लेकिन मीका का नाम ना लेकर वो उन सभी को बताता है कि जो भी यहाँ से भागा था उसे पनिशमेंट तो मिलेगी और उसके साथ साथ तुम सभी को मिलेगी और एक वार्निंग भी देता है कि अगर आगे से कोई भी यहाँ के रूल्स को तोड़ेगा बिना सर्टिफिकेट दिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद सभी को ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। तो मीका ये सोच कर बहुत परेशान होती है कि कैप्टन उसे क्या पनिशमेंट देगा। तो उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती
कहती है कि उसे कैप्टन से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए और उसे सच बता देना चाहिए कि वो किस लिए गई थी। मीका ऐसे ही करती है। अगले दिन सुबह वो कैप्टन से मिलने उसके ऑफिस जाती है। कैप्टन से जाकर माफी मांगती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से ना निकाले, क्योंकि वो सच में यहाँ इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग करना चाहती है ताकि वो इससे लोगों की हेल्प कर सके। तो कैप्टन उसके 30 पॉइंट्स काट कर टॉयलेट साफ करने का पनिशमेंट दे देता है। तो सारे टॉयलेट साफ करते करते उसे रात हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड आकर उसे जल्दी से नहा लेने के लिए कहती है, वरना कुछ ही देर में गर्म पानी के साथ साथ बाथरूम भी बंद हो जाएगा। तो वो भागती है बाथरूम की ओर, मगर तब तक तो बाथरूम भी बंद हो चुका था। तो वो जाने ही लगी थी, मगर तभी कैप्टन वहाँ आ जाता है और उसे बाथरूम साफ करने के बहाने चाबी देकर चला जाता है, जहाँ से थोड़ी दूर जाकर वो स्माइल करता है। वहीं अगले दिन उनके ट्रेनिंग बेस पर एक टेलीविजन डायरेक्टर आने वाली थी यहाँ की एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए। तो कैप्टन वेनबो से उस डायरेक्टर को इंटरव्यू देने के लिए कहता है और वो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद मीका को फिर से टॉयलेट साफ करना पड़ता है, जिसके बाद वो अपना हेयर वॉश करने लगती है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है। तो मीका अचानक से उसे देखकर उसका पैर फिसल जाता है और वो कैप्टन के ऊपर गिर जाती है। तो वो उसे सॉरी वॉरी कहकर उठती है, बताती है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी क्योंकि अभी उनका ट्रेनिंग शुरू होने वाला था। हमारी कहानी की सेकंड फीमेल लीड की, जिसका नाम है रुआन, और वो एक टेलीविजन डायरेक्टर है जो यहाँ एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए आई है। तो वेनबो उसे पिक करने जाता है, मगर उनकी पहली मुलाकात में ही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वेनबो रुआन की ट्रॉली गिरा देता है, जिससे रुआन के कपड़े और बाकी सारी चीजें बाहर गिर जाती है। इवन उसका इम्पोर्टेड मेकअप बॉक्स भी टूट जाता है, जिससे वो तो थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो वेनबो कहता है कि वो उसके लिए दूसरा खरीद देगा। तो रुआन बताती है कि चाइना में नहीं मिलता। दूसरी ओर इधर कैप्टन सभी को पेशेंट को हाइट से नीचे उतारने की ट्रेनिंग करा रहा था। एक तरह से उनकी टेस्ट हो रही थी, जिसमें लगभग सारे फेल हो जाते हैं। वहीं मीका जब अपने ग्रुप की परफॉर्मेंस को डिफेंड करने जाती है, ये बोलकर कि उन्होंने तो पेशेंट को सही से लैंड कराया, तो कैप्टन उसे स्ट्रेचर पर बांधकर पेशेंट बनाकर लटका देता है और उसकी टीम से उसे सेफली नीचे उतारने के लिए कहता है। जिस दौरान मीका की तो हालत ही खराब हो जाती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलती किया था, जिस वजह से सभी को 20 चक्कर लगाने का पनिशमेंट दिया जाता है। इधर वेनबो रुआन को सारी जगह घुमा रहा था और रुआन को हर चीज के बारे में डिटेल में बता रहा था। तो मीका कैप्टन से बहुत रिक्वेस्ट करके उसका फोन लेती है, क्योंकि उसे डॉक्टर शाह को कॉल करना था, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने शाओमान के केस को स्टडी कर लिया है और उसे आज ही शाओमान को लेकर उनके हॉस्पिटल आना होगा। तो मीका एक और बार वहाँ से भाग जाती है, वो भी कैप्टन के सामने से ही चली जाती है। इधर वेनबो रुआन को अपने सारे वेपन्स दिखा रहा था, मगर इसी चक्कर में वेनबो एक स्पेशल ग्लव्स पहनकर उसके हाथ को टच कर लेता है, जिससे रुआन को बहुत तेज का झटका लग जाता है। इधर डॉक्टर शाओ बताते हैं कि अब्रॉड में शाओमान का इलाज हो सकता है, मगर इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, इसीलिए शाओमान मना कर देती है और अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करने की बात करती है। मगर मीका कहती है कि उसे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। मगर शाओमान उससे उस पर पैसे वेस्ट करने से मना करती है, लेकिन मीका तो अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो कहती है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। लेकिन इधर ट्रेनिंग कैंप में वापस आने पर कैप्टन उसे निकाल देता है दूसरी बार रूल्स तोड़ने के लिए। मीका उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो हर दिन बाथरूम साफ करेगी, ग्राउंड साफ करेगी, पर फिर भी वो उसे ना निकाले। लेकिन कैप्टन कहता है कि रूल सभी के लिए एक है, इसलिए उसे जाने के लिए कह देता है। मगर मीका कहती है कि वो नहीं जाएगी। इस पर कैप्टन उसे कहकर चला जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, मगर मेरे रहते हुए तुम्हें यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस पर मीका उसे कहती कि वो यहाँ सर्टिफिकेट के लिए नहीं आई है, उसे सच में यहाँ इमरजेंसी रेस्क्यू सीखना है, जिसे वो यहाँ से सीख कर ही जाएगी। तो इसीलिए मीका फिर से बाथरूम की साफ सफाई करने लग जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि रुआन और मीका तो फ्रेंड्स हैं। तभी डॉक्टर शाओ मीका को कॉल करके बताते हैं कि शाओमान के इलाज के खर्चे के लिए उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है, इसीलिए अब उन्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। जो सुनकर मीका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर अगले दिन ट्रेनिंग में उसे छोड़कर बाकी सबको टीम में इंक्लूड किया जाता है, जिस पर मीका कैप्टन से उसे एक और चांस देने के लिए कहती है। मगर कैप्टन उसे कहता है कि रूल्स और डिसिप्लिन नाम के भी कोई चीज होते हैं जिसे तुमने तोड़ा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम घर जाओ और अगले साल फिर से आना, तब अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से मीका थोड़ी अपसेट होती है, मगर वो अभी भी यहाँ से हार मानकर जाने वाली नहीं थी, इसीलिए वो कैप्टन शिंग के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी कैप्टन से मिलने के लिए पहाड़ के ऊपर के गाँव से एक ओल्ड मैन आया था, जो कैप्टन का शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि कैप्टन ने उनकी जान बचाई थी। इसीलिए वो कैप्टन के लिए बादाम लेकर आए थे, मगर बाहर किसी का भी सामान अंदर ले जाना मना था, इसीलिए गार्ड उन्हें रोक देता है। तो मीका और रुआन वो पोटली रख लेती है और कैप्टन के आती है उन्हें दे देगी कहती है। अब उस ओल्ड मैन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मीका उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए चली जाती है, मगर काफी रात हो चुकी थी और बारिश भी गिरने लगी थी, पर मीका अभी तक वापस नहीं लौटी थी, इसलिए रुआन गेट के बाहर ही उसका वेट कर रही थी। वहीं इधर कैप्टन को भी लगता है कि शायद उसे मीका के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए यहाँ से भागी थी। इसीलिए वो मीका को ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं, जहाँ गेट पर उसे रुआन मिलती है, तो रुआन उसे सब कुछ बता देती है। वहीं इधर हम मीका को देखते हैं जो आते हुए अपना रास्ता भूल गई थी, इसीलिए वो पहाड़ी जंगल में फंस जाती है, जहाँ पर अच्छे से दिखाई ना देने की वजह से वो गिर भी जाती है। अब वो तो काफी डर गई थी, क्योंकि ना ही उसे रास्ता मिल रहा था, ना ही उसे आसपास कोई दिखाई दे रहा था, ऊपर से उसके पैर पर चोट भी लग गई थी। लेकिन तभी वहाँ कैप्टन उसे ढूंढता हुआ पहुँच जाता है, लेकिन मीका के पैर में चोट लगने की वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो कैप्टन उसे पिगीबैक राइड देते हुए मेडिकल रूम ले आता है, जहाँ पर मीका खुद ही अपना मरहम पट्टी कर लेती है, जिसके बाद वो कैप्टन से पूछती है कि दोबारा से बाहर जाने के लिए क्या वो उसे घर भेज देगा, जिस पर
कैप्टन तो उससे पहले सुनाता है कि उसे पहले पता कर लेना चाहिए था कि पहाड़ी के ऊपर जाने आने वाली बस 5 बजे के बाद नहीं चलती, तो अगर वो सही टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचता फिर उसकी क्या हालत हुई होती। जिस पर मीका कहती कि आप तो मुझे पनिश करने ही वाले हो, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैप्टन तो उसके फ्रेंड की हेल्थ के बारे में पूछता है, जिसके बारे में रुआन ने कैप्टन को बता दिया था। तो इसी वजह से कैप्टन उसे ट्रेनिंग से नहीं निकालता, बल्कि एक दिन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। जो सुन मीका तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो वो उससे पूछती है क्या इसका मतलब मैं यहाँ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम यहाँ प्रैक्टिस तो कर सकती हो, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा। जिसके बाद उसे जूस का पैकेट देकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। वहीं इधर वेनबो और रुआन में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि रुआन बताए हुए टाइम पर नहीं आई थी। जिस पर रुआन बताती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, जिसके बारे में उसने तो उसे मैसेज भी कर दिया था, मगर वेनबो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ टाइम से होता है। इस पर रुआन कहती है कि ठीक है फिर कल शूट कर लेंगे, लेकिन वेनबो उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीडिया पर्सन होने के पावर का मिसयूज कर रही हो। तुमने हमारे सीनियर कैप्टन हाउ से कहकर अपने फ्रेंड मीका को यहाँ ट्रेनिंग करने देने के लिए कहा, और उनके प्रेशर की वजह से कैप्टन सिंह को भी ऐसा करना पड़ा, मगर रुआन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसीलिए वो भी उस पर चिल्लाकर चली जाती है। अब वेनबो ने इसके बारे में बिना जाने ही कह दिया था, क्योंकि उसे पता था कि कैप्टन सिंह डिसिप्लिन तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करते, तो जरूर उन्हें सीनियर कैप्टन नहीं कहा होगा। तभी कैप्टन सिंह ने मीका को यहाँ ट्रेन करने की परमिशन दी, मगर कैप्टन सिंह से उसे पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने खुद ही मीका को ट्रेनिंग करने की परमिशन दी, जो सुनकर वो भागता हुआ रुआन के पास पहुँचता है और उसकी शूटिंग कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है। मगर रुआन उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसे बार बार परफेक्ट शॉट के बहाने बिल्डिंग से नीचे कूदने के लिए कहती है, पर इसकी वजह से वेनबो के हाथों की इंजरी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके बारे में पता चलने पर रुआन को बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे रोक देती है। तो शूट के बाद वेनबो रुआन से रूडली बात करने के लिए माफी मांगता है और अगली बार से टाइम पर मिलने का कहकर चला जाता है। तो रुआन भी उसे देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद रुआन के लिए एक पार्सल आया हुआ होता है, तो वो मीका के साथ उसे रिसीव करने जाती है, जिसमें था उसका इम्पोर्टेड मेकअप बॉक्स का डुप्लीकेट, जो वेनबो ने उसके लिए पास के शॉप से खरीदा था। लेकिन रुआन तो वेनबो के भोलेपन से थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस होने लगी थी। तो अब अगले दिन सभी को सुबह सुबह रेस्क्यू मिशन ट्रेनिंग पर ले जाया जाता है, जहाँ सभी को 5 टीम में डिवाइड कर दिया गया था, और हर टीम के साथ साथ एक ऑफिसर भी गया था। तो मीका की टीम के साथ कैप्टन गया हुआ था, और जो भी टीम अपने पेशेंट को सबसे पहले सेफ ली, उसके टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और उस टाइम के हिसाब से ही टीम्स की रैंकिंग भी होगी। तो वो सारे अपने ट्रेनिंग साइट पर पहुंचते हैं। अब मीका की टीम अपने पेशेंट को रेस्क्यू कर रही थी कि तभी उन्हें वॉकी टॉकी पर टीम 2 से मैसेज आता है, जिसमें उन्हें एक पेशेंट को बचाने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ती है। तो टीम 2 की पेशेंट की हालत ज्यादा खराब थी, वहीं मीका की टीम के पेशेंट को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसीलिए वो अपने टीम की रस्सी टीम 2 को देने के लिए जाती है, क्योंकि ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट की जान पहले बचानी होती है। तो इसी चक्कर में मीका की टीम सबसे आखिर में आती है, मगर उनकी टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, और आज की इस ट्रेनिंग की बेस्ट टीम होती है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली चेक करके फिर रेस्क्यू करने गए थे, और सही टाइम पर किस पेशेंट की जान पहले बचानी चाहिए उस डिसीजन को अच्छे से लेने के लिए। मगर वो मीका से इनडायरेक्टली रैपलिंग सीखने के लिए कहते हैं, यानी कि रस्सियों के प्रॉपर यूज करने के लिए। तो मीका इसके बारे में सोचने लग जाती है कि वो रस्सियों के यूज के बारे में किससे सीखे। तभी उसके ध्यान में सोल्जर ली आता है, तो वो उससे रैपलिंग सीखने के लिए अप्रोच करती है, जहाँ पर सोल्जर ली उसे रैपलिंग के बेसिक से सिखाने लग जाता है। तो वहीं कैप्टन सिंह भी को रैपलिंग सिखाने के लिए उसके रूम के बाहर आते हैं, लेकिन मीका की फ्रेंड उसे बताती है कि वो तो थोड़ी देर पहले ही ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर। तो कैप्टन सिंह उसे ढूंढते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर पहुंचता है, जहां पर सोल्जर ली के साथ उसे ट्रेन करता हुआ देखकर कैप्टन वहां से चला जाता है। जिसके बाद कैंटीन में मीका सोल्जर ली के लिए स्पेशल डिश लेकर आती है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, जो ठीक उसी के पीछे बैठा हुआ कैप्टन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मीका तो सोल्जर ली के साथ बहुत सारी बातें करने लग जाती है, जिससे कैप्टन अब तो थोड़ा जेलस भी होने लगा था, जिस वजह से वो खाना छोड़कर भी वहाँ से चला जाता है, और अपनी जेलसी मिटाने के लिए सोल्जर ली के साथ बॉक्सिंग मैच करता है, जिसमें कैप्टन उसकी बैंड बजा देता है। इधर रुआन वेनबो की इंजरी के लिए ऑइंटमेंट लेकर आई थी, जिसे वेनबो तो साफ लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि बाहर से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना उनके रूल्स के खिलाफ है। मगर रुआन तो उसके पीछे ही पड़ जाती है उसे ऑइंटमेंट देने के लिए, मगर वेनबो आखिरकार उसे नहीं लेता, और आधे घंटे बाद शूटिंग के लिए मिलने के लिए कहता है। तो कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर आते हैं, जहाँ पर रुआन अपनी कुछ सेल्फीज ले रही थी, तो वेनबो उसकी बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक कर देता है, जिसके बाद वेनबो उसे उनका फील्ड ट्रेनिंग दिखाने ले जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद रुआन को नीचर्स कॉल आ जाती है, जिसके बारे में वो वेनबो के इशारों में बताती है। तो वेनबो उसे कुछ दूर झाड़ियों के पीछे जाने के लिए कह देता है, लेकिन रुआन उसे काफी इशारों में समझाने लग जाती है कि उसे नंबर 2 जाना है, जो आखिरकार वेनबो समझ लेता है। तो वो अपनी जीप निकालकर फुल स्पीड से बेस की ओर लौट जाता है, लेकिन जीप से हड़बड़ी में उतरने के चक्कर में रुआन की ड्रेस जीप के डोर में फंस जाती है, जिससे उसकी शर्ट थोड़ी सी फट जाती है। तो वेनबो अपनी कार से उसकी ड्रेस निकालने की कोशिश करने लगता है, मगर रुआन को कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी थी, इसीलिए जल्दी करने के चक्कर में उसकी शर्ट पूरी तरह से पीछे से फट जाती है, जो देखकर वेनबो
वो जल्दी से अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है तो रुवान उसे कहती कि अभी शर्माने का टाइम नहीं है, तुम अपनी टी शर्ट उतारो। ये कहकर वो उसकी टी शर्ट लेकर अपना काम करके आ जाती है, जहाँ वो मिरर से वेनबो को देखकर स्माइल करती है। फिर वो जीप में आकर बैठती है, जहाँ वेनबो उसे देखकर कहता है कि तुम थोड़ी बदली बदली लग रही हो। जो सुन रुवान तो अपना फेस ढकने लग जाती है और पूछती है कि क्या वो अगली लग रही है। इस पर वेनबो कहता है कि नहीं तो मेरा मतलब था कि तुम नेचुरली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जो सुनकर हमारी रुवान तो ब्लश करने ही लग जाती है। इधर आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, जहाँ पर सभी को 27 मीटर लंबी बिल्डिंग से नीचे आना होता है रस्सियों की मदद से। पर हमारी मीका को हाइट फोबिया है, पर फिर भी वो इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। मगर वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, पर फिर भी वो रस्सियों को पकड़ते हुए नीचे आ रही थी। मगर आधे रास्ते में ही डर की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से रस्सी उसके हाथों से छूट जाती है। मगर उसके कमर में रस्सी बंधी हुई होने की वजह से उसे सेफली नीचे उतारा जाता है। जिसके बाद मीका की फ्रेंड कैप्टन को बता देती है कि उसे हाइट से डर लगता है और इसी फियर ऑफ हाइट्स की वजह से कैप्टन शिंग को मीका को फेल कराना पड़ता है, जिसे अगले दिन मीका एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन मीका के कलीग्स उसे डिफेंड करते हुए कहने लगते हैं कि बाकी हर टेस्ट में मीका को सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स मिले हैं, इसीलिए उसे भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इस पर कैप्टन शिंग बताते हैं कि नो डाउट मीका एक अच्छी डॉक्टर है, पर उसके फियर ऑफ हाइट्स की वजह से वो एक इमरजेंसी रेस्क्यूअर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो मीका भी इसे एक्सेप्ट कर ही लेती है, और इस वजह से वो थोड़ी अपसेट होती है। तो कैप्टन शिंग उससे बात करने आता है, तो मीका कहती कि वो फेल हो गई, इस बात का उसे ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैप्टन ही नहीं है जिसने उसे फेल किया है, बल्कि आज एक डॉक्टर बनने तक वो काफी बार फेल हो चुकी है। देन वो उसके साथ 2 साल पहले वाले अपने साथ हुए उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में बताती है, जब उसे स्पेशल पुलिसमैन अंकल ने बचाया था। अब यह अंकल सुनकर कैप्टन सिंह तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो अंकल था, मतलब वो क्या इतना ज्यादा एजेड था। जो सुन मीका कहती कि वो ज्यादा यंग तो नहीं होंगे, क्योंकि वो इतने डेंजरस सिचुएशन में भी बहुत ही ज्यादा काम एंड कूल थे, इसीलिए वो तो जरूर एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशल सोल्जर ही थे, मगर वो काफी हैंडसम थे। जो सुन कैप्टन पूछता है कि तुमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो, क्योंकि स्पेशल सोल्जर्स का फेस तो ढका हुआ होता है। इस पर मीका कहती है कि मैंने उनकी आंखों में देखकर उनके हैंडसमनेस को फील किया। जो सुन कैप्टन तो ब्लश करता हुआ हंसने ही लग जाता है। पर मीका कहती है कि अगर आपने ये यूनिफॉर्म नहीं पहना होता तो आप किसी भी एंगल से एक स्पेशल सोल्जर नहीं लगते, क्योंकि आपके इस बेबी फेस को देख लीजिए, और आप तो बहुत ज्यादा चिकने हो। जो सुन कैप्टन तो थोड़ा ऑकवर्डनेस के साथ कहता है, मेरा चेहरा बेबी फेस और मैं किस एंगल से चिकना लगता हूँ। ये कहकर वो अपनी स्लीव्स उठाकर उसे अपने हाथों का रंग दिखाने लग जाता है, मगर मीका तो फुल उसकी मस्ती करने लग जाती है। इसके बाद शाम को सर्टिफिकेट मिलने की खुशी में पार्टी होती है, जहाँ पर सभी लड़कियां तो कैप्टन सिंह के साथ फोटोज क्लिक कराती है, तो दूसरी ओर रुवान वेनबो की टी शर्ट पहनकर यहाँ पर आ जाती है, जो देखकर मीका थोड़ी हैरान होती है। तो अब इससे रुवान को मानना ही पड़ता है कि उसे वेनबो पसंद आ गया है। जिसके बाद तो उसकी निगाहें वेनबो को ही ढूंढ रही होती है, पर वेनबो तो उसे भागने ही लगा था, क्योंकि काफी टाइम से रुवान उसके पीछे ही पड़ी थी। पर कैप्टन सिंह उसे उसके पास ले आता है, जहाँ पर चारों बैठे हुए होते हैं। तो वेनबो उससे अपने शर्ट के बारे में पूछता है, जिस पर रुवान तो उससे टी शर्ट वापस ना करने के बहाने लगाने लग जाती है, मगर वो जिस तरह से उसे देखकर बात कर रही थी, हमारा वेनबो तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा था। वहीं कैप्टन सिंह भी मीका को ही देखने की कोशिश करते हैं, मगर वेनबो बार बार उसके सामने आ जाता है। तभी सभी को स्टेज के सामने बुलाया जाता है, जहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कैप्टन ने हमें बहुत ज्यादा पनिश किया है, पर आज ट्रेनिंग कंप्लीशन की खुशी में हम सारे कैप्टन को पनिश करेंगे। ये कहकर वो कैप्टन के हाथों में एक हार्ट बीट मेजर करने वाला ब्रेसलेट पहना देता है। इसके बाद कैप्टन के लिए टास्क बताता है कि अगर उन्होंने कैप्टन का हार्ट बीट 100 से ऊपर कर दिया तो कैप्टन को पनिशमेंट मिलेगी, जिसके लिए पहले तो उससे बहुत सारे पुशअप्स मरवाए जाते हैं, मगर इतने सारे पुशअप मारने के बाद भी कैप्टन का हार्ट बीट 80 से ऊपर नहीं जाता। तो रुवान मीका से ब्यूटी ट्रैप यूज करने के लिए कहती है और उसे आगे कर देती है आई ब्लिंकिंग टेस्ट के लिए, जिसमें एक दूसरे की आंखों में देखना होता है और पहले जो भी पलक झपकाएगा वो हार जाएगा। तो दोनों की आंखों में कंपटीशन शुरू हो जाती है। अब मीका की आंखों में देखने के बाद कैप्टन की हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब ये देखकर रुवान मीका को पीछे से धक्का मार देती है, जिससे वो कैप्टन की बाहों में चली आती है, जिससे हमारी कैप्टन सिंह का हार्ट बीट तो 125 से ऊपर हो जाता है। जिसके बाद तो सारे लोग कैप्टन सिंह को चिढ़ाने ही लग जाते हैं कि हमारी मीका के सामने कैप्टन जैसे सख्त लौंडे का भी दिल पिघल गया। तो इसी कैप्टन सिंह को आई ब्लिंकिंग कंपटीशन में हारने की वजह से पनिशमेंट के तौर पर बहुत सारे अजीबो गरीब ड्रिंक्स पिलाए जाते हैं। फिर कैप्टन सिंह के बाद वेनबो को पकड़ा जाता है, तो मीका कैप्टन के लिए पानी लेकर आती है। उसे टॉयलेट जाना था, इसलिए कैप्टन उसे अपनी जीप से बेस तक ले जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनसे 8 किलोमीटर दूर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये दोनों जल्दी से पहुंच जाते हैं और इमरजेंसी रेस्क्यूअर्स को कॉल कर देते हैं, पर तब तक दोनों ट्रक ड्राइवर को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि ट्रक के आगे वाले हिस्से में था, जो खाई में गिरा हुआ था। तो कैप्टन सिंह पहले उसे चेक करने जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो इस बारे में मीका को पता चलने पर वो उस आदमी की ब्लीडिंग रोकने के लिए अपने हाइट के डर का सामना करते हुए कैप्टन के ऊपर से होकर ट्रक के आगे वाले हिस्से में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उस ड्राइवर का बैंडेज कर देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो कुछ ही देर में इमरजेंसी रेस्क्यूअर्स भी पहुंच जाते हैं, जो उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कैप्टन सिंह के सर पर चोट लग गई थी, जिससे खून निकल रहा था, जिसे देखकर मीका, जिसके पास बैंडेज खत्म हो चुके थे, तो वो अपनी इनर टेप निकालकर कैप्टन सिंह के सर पे बांध देती है, जिसमें वो बहुत ही फनी लग रहा था, इसलिए मीका तो उसे देखकर हंसने ही लग गई थी। पर क्योंकि मीका ने अपने हाइट के डर को
ओवरकम करके इस आदमी की जान बचाई थी। इसीलिए कैप्टन सिंह अपने सीनियर कैप्टन से कहकर मीका को पास करवा देता है। वहीं इधर सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल की डायरेक्टर मिसेस हिया सभी को बताते हैं कि डॉक्टर शाओ के अंडर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने का मौका उन सभी के पास है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट सिर्फ एक को ही भेजा जाएगा। अब मीका के फ्रेंड यान चान के डैड के पुराने लिंक्स थे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ, जिस वजह से सभी को लगता है कि यान चान को ही सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं मीका का भी सपना होता है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने का। तो इसके बाद मीका और यान चान लिफ्ट में एक पेशेंट के साथ फंस जाते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में लिफ्ट खराब हो गई थी। अब उस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और लिफ्ट ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो इसके बारे में जब डायरेक्टर हिया और डॉक्टर शाह को पता चलता है, तो डॉक्टर शाह उन दोनों से लिफ्ट के अंदर ही सर्जरी परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि लिफ्ट को अब हिलाया भी नहीं जा सकता, वरना पेशेंट की जान को खतरा होगा। इसीलिए उन्हें कैसे भी करके ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। मगर यान चान लिफ्ट के अंदर इस सर्जरी को करने के खिलाफ थी, क्योंकि अगर यहाँ इस पेशेंट को कुछ भी हो गया तो सारा ब्लेम उन पर आ जाएगा। मगर मीका उसे समझाने लगती है कि अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो इस पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब यान चान मान तो गई थी, क्योंकि डॉक्टर शाह ने उन्हें वीडियो कॉल करके सर्जरी परफॉर्म करने के लिए कहा था और उन्हें गाइड भी कर रहे थे। मगर यान चान तो पीछे हट जाती है और मीका से कहती है कि तुम्हें करना है तो तुम करो, क्योंकि अगर पेशेंट को कुछ भी हो गया तो वो ब्लेम नहीं लेना चाहती थी। तो इसलिए मीका ही पेशेंट पर ऑपरेट करती है, जिससे वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है। कुछ देर बाद लिफ्ट ठीक हो जाती है तो वो लोग नीचे आ जाते हैं। बाहर आने पर डायरेक्टर हिया तो सारा क्रेडिट यान चान को दे देती है, क्योंकि उसके डैड भी इसी डिपार्टमेंट में एक सीनियर डॉक्टर थे और यान चान सारा क्रेडिट मार भी लेती है। मगर डॉक्टर शाह मीका के कपड़ों पर खून देख लेते हैं, इससे वो समझ जाते हैं कि मीका ने ही ऑपरेशन किया। तो यान चान अब मीका को अवॉइड करते हुए डायरेक्टर हिया के पीछे चली जाती है। इधर कैप्टन सिंह मीका के लिए एक इनर खरीदने के लिए मॉल जाते हैं, जहाँ से एक खरीद कर वो मीका को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए हॉस्पिटल की ओर जाता है। इधर डायरेक्टर हिया ने तो यान चान का नाम शॉर्टलिस्ट किया था न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने के लिए, मगर डॉक्टर शाह तो उसमें मीका का भी नाम ऐड कराते हैं। तो कैप्टन सिंह मीका का ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और उसके लिए खरीदा हुआ इनर उसे एक बैग में दे देते हैं। उसे उसके यहाँ से जाने के बाद ही ओपन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद उसे लंच के लिए भी इन्वाइट करते हैं। मगर मीका को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इसीलिए वो नहीं जा पाती। तो डायरेक्टर हिया अनाउंस कर देती है यान चान के साथ मीका भी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने वाली है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मगर यान चान तो थोड़ी इनसिक्योर नजर आ रही थी। इधर कैप्टन सिंह एक बच्चे से कैंडी क्रश में हार जाता है, जिस वजह से वो बच्चा उसका मजाक उड़ाकर चला जाता है। तो कैप्टन मीका को मैसेज करके उसके मीटिंग के बाद लंच पे चलने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ कुछ क्रिमिनल्स के पीछे चला जाता है। इधर मीका तो मैसेज देख लेती है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड चन कैप्टन का दिया हुआ बैग खोलकर देखता है तो उसमें इनर होता है, जो देखकर सभी उसकी मस्ती करने लग जाते हैं। तो इससे मीका कैप्टन को कॉल लगाने जाती है, पर कैप्टन तो अभी मिशन में बिजी था, इसीलिए वो कॉल पिक नहीं करता। तो वहीं मीका की फ्रेंड शाओमान 1-2 दिनों में ही अपनी सर्जरी के लिए अब्रॉड जाने वाली थी, जिसके लिए शाओमान और उसकी मॉम मीका का बहुत सारा थैंक यू करते हैं। तो मीका भी उन्हें गुड न्यूज सुनाती है कि फाइनली वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में आ गई, जिससे वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। तो वहीं कैप्टन और उसकी टीम के साथ क्रिमिनल्स की शूट आउट हो जाती है, इसमें एक क्रिमिनल के साथ साथ एक सोल्जर के सर पे भी गोली लग जाती है। कैप्टन और उसकी टीम उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों को चेक करने के बाद डॉक्टर शाह बताते हैं कि उस क्रिमिनल की हालत ज्यादा खराब है, इसीलिए पहले उन्हें उसकी सर्जरी करना पड़ेगा। अब ये सुनकर सोल्जर ली तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक सोल्जर जो देश की रक्षा करता है, उसकी जान पहले ना बचाने के बजाय वो एक क्रिमिनल को कैसे बचा सकता है। तो कैप्टन उसे शांत कराता है। तो डॉक्टर शाह कहते हैं कि वो कोई जज नहीं है जो क्रिमिनल और सोल्जर में डिफरेंशिएट करे। वो एक डॉक्टर है जिनका फर्ज है सभी की जान बचाना, और जिसकी कंडीशन ज्यादा खराब होती है पहले वो उसी की सर्जरी करेंगे। अब सीनियर डॉक्टर्स में से डॉक्टर शाह ही अभी अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी सभी डॉक्टर्स ऑपरेशन में बिजी थे। तो डॉक्टर शाह दोनों सर्जरी साथ में करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो पहले क्रिमिनल की सर्जरी करते हैं, वहीं सोल्जर की सर्जरी में जहाँ पर मीका और यान चान असिस्ट कर रही थी, जहाँ अचानक से सोल्जर की इंजरी स्पॉट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे मीका डॉक्टर शाह की गाइडेंस में रोक लेती है। उसी तरह से डॉक्टर शाह की गाइडेंस में दोनों सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो अब जाकर कैप्टन और उसकी टीम की जान में जान आती है। जिसके बाद कैप्टन सिंह आईसीयू के बाहर बैठे हुए होते हैं। तो मीका आकर उससे खाने के लिए पूछती है, क्योंकि दोपहर से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो दोनों बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ कैप्टन उसे सोल्जर के बारे में बताता है कि उसने अपने देश के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आज उसकी जान पहले बचाने की बजाय एक क्रिमिनल की जान पहले बचाई गई, जिसने ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों को मारा था। इसलिए वो अभी भी थोड़ा अपसेट था। तो मीका उसे एक डॉक्टर के एंगल से उसे ये सिचुएशन समझाती है। डॉक्टर शाह की दोनों सर्जरीज परफॉर्म करने की वजह से प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स की मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ सभी तो डॉक्टर शाह के इस फैसले पर नाराजगी दिखाते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी में थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो उनके हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाता। लेकिन मीका यहाँ डॉक्टर शाह के सपोर्ट में बोलती है और उन सभी को इस सर्जरी के सक्सेस होने का पॉजिटिव साइड भी बताती है। तो इससे डॉक्टर शाह को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वही उनकी तारीफ भी करने लगते हैं। तो मीका के लिए जहाँ सभी लोग खुश थे, इसके बाद तो वो डॉक्टर शाह की फेवरेट बन जाएगी, वहीं आंशान तो उससे और ज्यादा इनसिक्योर होने लगी थी। तो आज शाहमान अब्रॉड जाने वाली थी, इसलिए दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से बिछड़कर बहुत सैड होते हैं, जिससे मीका तो रोते हुए डॉक्टर शाह के साथ ही लिफ्ट में आती है, जहाँ पर उससे रोता हुआ देखकर नर्सेस समझ लेती है कि शायद डॉक्टर शाह ने उसे बहुत ज्यादा डांटा है, इसीलिए मीका रो रही थी। और ये बात भी पूरे हॉस्पिटल में ही फैल जाती है, जस्ट लाइक कैप्टन सिंह ने जब उसे इनरवेयर गिफ्ट किया था वो वाली बात फैल गई थी। इधर कैप्टन सिंह तो अपने सीनियर से बात करके रेगुलरली उसके टीममेट का ध्यान रखने का परमिशन लेता है, और इसी बहाने वो तो मीका से भी मिल सकता है। वहीं रुआन भी मीका की मस्ती करने लग जाती है कैप्टन के उसके लिए इनरवेयर गिफ्ट करने के लिए। तो
वही मीका भी उसे वेनबो के नाम से चिढ़ाने लग जाती है, उसे बताती है कि कैप्टन के साथ साथ वेनबो भी उनके टीममेट का टेक केयर करने आने वाला है। जो सुन रोहान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो फिर से वेनबो से मिल सकती है। इधर कैप्टन एक बुक लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे देख नर्स भी मीका की मस्ती करने लग जाती है। पहले तो उन्होंने आपके लिए इनरवेयर गिफ्ट किया और आज तो आपके लिए फ्लावर्स भी लेकर आए हैं। तो मीका जल्दी से जाकर कैप्टन को साइड में लाती है और उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है। अब कैप्टन तो मीका के हाथों में बुके पकड़ा देता है, नीचे घुटनों पर बैठ जाता है। जो देख नर्सेस भी उन्हें देखने लग जाती हैं। इससे मीका को तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था, मगर कैप्टन तो बस अपने शूलेस बांधने के लिए झुका था। जो बांध लेने के बाद वो उससे बुके भी वापस ले लेता है। मीका तो सोचने लग जाती है कि आखिर ये करना क्या चाहता था, मुझे बुके देकर वापस क्यों ले लिया। तो कैप्टन उससे पता करने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, उससे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। जो सुन मीका कहती है कि तो उससे क्या हुआ। देन उससे पूछती कि आखिर तुमने मुझे इनरवेयर क्यों भेजा, क्या तुम पागल हो, कोई ऐसे इनरवेयर गिफ्ट थोड़ी ना करता है। इसकी वजह से अभी सभी लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब ये सुनकर कैप्टन तो उससे कहता है कि क्या तुम्हें वो फिट नहीं आ रहा। तो मीका उसे सोल्जर के वार्ड ले जाती है जहाँ पर वेनबो उसका ख्याल रख रहा था। तो थोड़ी ही देर में वहाँ रुआन भी पहुंच जाती है जो वेनबो के साथ मिलकर सोल्जर का ध्यान रखेगी कहती है, लेकिन वेनबो इसके लिए मना करता है। तभी वार्ड के बाहर कैप्टन और मीका भी पहुंच गए थे। तो रुआन वेनबो को उसके साथ लंच पे चलने के लिए पूछती है, जिसपे वेनबो कहता है कि उसे अभी यहाँ पर रहना होगा उसके टीममेट की टेक केयर करने के लिए। लेकिन तभी कैप्टन आकर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तुम रुआन के साथ लंच करने के लिए जा सकते हो। वेनबो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कैप्टन के कहने पर उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन वो बाहर आकर रुआन से कहता है कि वो उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसे ट्रेनिंग के लिए बेस लौटना होगा। इस पे रुआन कहती है कि उसे भी वहीं जाना है क्योंकि उसे सीनियर कैप्टन हाउस से कुछ बात करनी है। अब वेनबो को तो ये सुनकर झूठ लगता है, तो वो तुरंत ही सीनियर कैप्टन को कॉल लगाकर बात कर लेती है। इसीलिए वेनबो को मानना ही पड़ता है। वो वेनबो के साथ बाइक में बैठकर बेस की ओर चली जाती है। वहीं इधर कैप्टन की टीममेट की हालत खराब हो जाती है तो मीका उसे चेक करती है और बताती है कि अभी इसका सीटी स्कैन कराना होगा। इसीलिए दोनों भागकर सीटी स्कैनिंग रूम की ओर आते हैं जहाँ पर काफी लंबी लाइन थी। तो मीका उसे अंदर ले जाने लगी थी, मगर एक बंदे के साथ उनका पंगा हो जाता है जो इन दोनों के साथ बहसबाजी करने के बाद मीका को धक्का भी मार देता है, जिससे कैप्टन तो उस बंदे को समझाने लगता है, मगर वो बंदा तो कैप्टन से ही धक्का मुक्की करने पे उतर आता है। कैप्टन उसका हाथ पकड़ के साइड करता है, मगर वो तो इससे नीचे ही गिर जाता है, जिससे वो हल्ला मचा देता है और कहने लग जाता है कि डॉक्टर ने उसे मारा क्योंकि वो मीका के साथ आया था इसीलिए। अब इससे लोग तो उनका वीडियो बनाने लग जाते हैं और ये सीन इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, जिस वजह से कैप्टन और मीका पर छोटी सी पुलिस कंप्लेंट भी हो जाती है, मगर वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन उस बंदे ने मीका के नाम पर हॉस्पिटल में कंप्लेंट कर दिया था, जिस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया था मीका को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से इमरजेंसी वार्ड में भेजने का। और क्योंकि ये हॉस्पिटल ने डिसाइड किया था, इसलिए डॉक्टर शाओ भी इस फैसले के खिलाफ नहीं जा पाते। वहीं इधर कैप्टन को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है और उसे हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया जाता है। तो मीका अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहले ही दिन पेशेंट की पूरी डिटेल्स ना जानकर ही उसे मेडिसिन दे देती है, जिससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता, मगर सीनियर से उसे डांट पड़ती है और उसे कुछ टाइम के लिए दूसरे डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए कह दिया जाता है और इसे डांट मिलती है, इसीलिए वो थोड़ी अपसेट होती है। वहीं इधर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मीका के नाम से हर दिन कॉफी और ब्रेकफास्ट आने लगा था, जो देख डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर्स को लगता है कि मीका वापस से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आने के लिए डॉक्टर शाओ को इम्प्रेस करना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। वहीं इधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मीका का फ्रेंड चैन उसका सभी से अच्छी तरह से इंट्रो कराता है कि वो यहाँ भी घुल मिल जाए। मीका अपने ट्रांसफर के बारे में कैप्टन सिंह को मैसेज करके बताने जा रही थी, मगर उसे नहीं बताती। दूसरी ओर कैप्टन सिंह को सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाओ और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर वे दोनों ही फ्रेंड्स हैं। तो डॉक्टर शाओ यहाँ मीका की स्किल्स की बहुत ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं, इस पर डायरेक्टर वे तो उन्हें बताती हैं कि लगता है मीका आपकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई है, मगर आपको जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी फेवरेट स्टूडेंट ने पहले ही दिन गड़बड़ी कर दी। इस पर डॉक्टर शाओ कहते हैं कि चिंता मत करो, वो सब कुछ सीख जाएगी, बस उसे तुम जैसी अच्छी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस मिल जाए। वहीं इधर मीका तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मन लगाकर काम करने के लिए स्टडी करने लग जाती है, ताकि अगली बार से वो जल्दी में कोई गड़बड़ ना कर दे। वहीं इधर कैप्टन सिंह भी मीका को मैसेज करने के बारे में सोचता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या मैसेज करे। अगली सुबह मीका एग्जैक्ट 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन तब भी उसे डायरेक्टर वे से डांट मिलती है क्योंकि उनका रूल था टाइम से 10 मिनट पहले आने का, जिसे वो मीका से याद रखने के लिए कह देती हैं। कैप्टन सिंह अपने टीममेट को देखने के लिए हॉस्पिटल वापस आते हैं, जहां आकर उसे मीका के ट्रांसफर के बारे में पता चलता है। वहीं इधर मीका की तो हालत ही खराब हो गई थी लगातार पेशेंट्स को अटेंड करते हुए। तो वहीं इधर मीका जिन पेशेंट्स को अटेंड कर रही थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यानशान को दे दी जाती है, जिनकी रिपोर्ट देने के लिए वो डॉक्टर शाओ के पास आई थी। तभी वो जाने ही लगी थी, तो वहीं कैप्टन सिंह आ जाते हैं जो थोड़े गुस्से में भी लग रहे थे। तो इसके बारे में यानशान मीका को बताने जाती है। वहीं इधर कैप्टन तो डॉक्टर शाओ को समझाने लग जाता है कि उस दिन मीका की कोई गलती नहीं थी, फाइट पहले उस पेशेंट की फैमिली ने स्टार्ट किया, इवन उसी ने मीका को धक्का दिया था। वहीं मेरे टीममेट को भी परेशानी हुई थी उसकी वजह से, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने हाथ उठाया। तो इसमें मीका की कोई गलती नहीं थी, फिर उसे अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कैसे करवा दिया। तभी मीका वहाँ आ जाती है और डॉक्टर शाओ से कैप्टन की ओर से माफी मांगती है और बताती है कि कैप्टन ने जैसा कहा ऐसा नहीं है, मुझे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं वहाँ भी अपना बेस्ट काम करूंगी। ये कहकर वो चली जाती है, तो उसके पीछे पीछे कैप्टन आता है। कैप्टन मीका से बात करने जाता है, मगर मीका तो कैप्टन से नाराज होती है क्योंकि उसने बिना बताए डॉक्टर शाओ से उसके लिए बात करने गया। तो इधर मीका मन लगाकर अपना काम करती है, बहुत सारे पेशेंट्स को अटेंड करती है। इसके बाद रात की 12:30 बजे उसकी ड्यूटी
खत्म होती है तो वो अपने घर वापस जाने के लिए साइकिल बोरो करती है। वहीं हम देखते हैं कैप्टन तो अभी भी मीका के बाहर आने का वेट कर रहा था, फिर कार से ही उसके पीछे पीछे जाने लगा था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अब मीका को तो साइकिल चलाते हुए भी नींद आ रही थी, जो देख कैप्टन उसे आवाज लगाता है और उसे कहता है कि हम कोइंसिडेंटली वापस मिल गए। देन अपनी कार से उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है। मीका को बहुत नींद आ रही थी इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है, मगर वो थोड़ी देर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। मगर कैप्टन मीका को नहीं जगाता। तो कुछ देर बाद जब मीका की नींद खुलती है तो वो कैप्टन को सॉरी एंड थैंक यू कहती है। तो कैप्टन कहता है कि तुम्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत कम है, तुम जैसी सिंगल लड़कियों को ऐसे किसी टैक्सी में ऐसे नहीं सोना चाहिए, स्पेशली रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मीका पूछती है कि आपको कैसे पता कि मैं सिंगल हूँ। कैप्टन कहता है कि तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया इसीलिए, और अगर है भी तो उससे ब्रेकअप कर लेना क्योंकि उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। तो मीका भी उसे सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड कोई स्पेशल पुलिस वाला हुआ तो आप ही के जैसे। ये सुन कैप्टन तो साइलेंट हो जाता है। तो मीका अपने घर चली जाती है, मगर कैप्टन उसके रूम तक पहुंचने तक बाहर ही रुकता है। तो मीका उसे खिड़की से देखकर स्माइल करती है। अगले दिन मीका जब न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जाती है कुछ काम के लिए, तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके नाम से हर रोज कोई कॉफी और ब्रेकफास्ट भिजवा रहा था और आज भी उसके नाम से ही डिलीवरी आई थी। तो मीका उस डिलीवरी पर्सन के पीछे जाकर उसे रोकती है और उसे पूछती है ये सारी कॉफीज और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने वाला कौन है। डिलीवरी वाले को तो पता नहीं था क्योंकि मीका के नाम से ही किसी ने ये सब ऑर्डर किया था। तो मीका कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके पता कर लेती कि ये सब कौन भेज रहा था, और वो था कैप्टन सिंह। तो मीका जब उनसे पूछती कि आखिर वो ये सब क्यों भिजवा रहा है, इस पे कैप्टन बताता है कि उसके टीममेट की केयर करने के लिए ये सब उसके टीम की ओर से था, मगर ये तो बस कैप्टन का बहाना था, ये सब तो वो खुद ही भिजवा रहा था। तो मीका कहती है कि इसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट में हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसीलिए मुझे उन सभी को एक्सप्लेन करना होगा। तो कैप्टन पूछता है कि आज का ब्रेकफास्ट उसे कैसा लगा। इस पे मीका उसे बताती है कि मैंने तो नहीं खाए क्योंकि उसका तो ट्रांसफर हो गया था। जो सुन कैप्टन बिलाए कि यार बेकार में ही मेरे पैसे वेस्ट हो गए। इधर यान चान डॉक्टर शाह को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके लिए खाना लेकर आती है, मगर उन्होंने तो पहले ही लंच कर लिया था। तो यान चान उन्हें अपनी थीसिस चेक करने देती है, मगर उसने जिस बीमारी के ऊपर थीसिस लिखी थी उस बीमारी वाले पेशेंट को उसने कभी देखा ही नहीं था, बस ऑनलाइन रिसर्च करके लिख दिया था, और इसी वजह से डॉक्टर शाह को भी वो थीसिस पसंद नहीं आती। वहीं इधर मीका एक ओल्ड मैन की अंदरूनी चोट के बारे में पता लगाती है, जिसके बारे में उसके फैमिली में से भी किसी को पता नहीं था, जिसका वो इलाज कर देती है। वहीं इधर कैप्टन अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। देन ड्यूटी खत्म होने के बाद मीका कैप्टन को मैसेज करती है, तो दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। वहीं अगले दिन उस ओल्ड मैन की फैमिली मीका को एज ए थैंक यू बहुत सारे फ्रूट्स भिजवाते हैं। तो मीका की सर्जरी के सक्सेसफुल करने के बाद डायरेक्टर वे भी मीका से खुश हो जाती है, तो वो उसे बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ उससे काफी सारी बातें करती है और ये भी बताती है कि डॉक्टर शाह ने तुम्हारे बारे में जो कहा था वो शायद सच है, क्योंकि डॉक्टर शाह ऐसे ही कभी किसी की तारीफ नहीं करते। तो मीका डॉक्टर शाह के लिए बाहर वेट करती है, जहाँ उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वो बाहर आ रहे थे वो उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करती है, इसके लिए डॉक्टर शाह मान जाते हैं। वहीं यान शान दूर से ये देखकर जेलस होती है। तो मीका डॉक्टर शाह के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है, जहाँ वो उनका शुक्रिया अदा करती है उसे गाइड करने के लिए एंड स्पेशली शाहमान के केस में हेल्प करने के लिए। देन वहीं पे थोड़ी पढ़ाई भी कर लेती है डॉक्टर शाह से कुछ सर्जरीज के बारे में पूछकर। वहीं इधर कैप्टन तो मीका के घर के सामने वाले फास्ट फूड कॉर्नर में वेनबो के साथ खाना खा रहे थे, मगर उनकी आंखें तो मीका को ही ढूंढ रही थी कि वो कब आए और कैप्टन उसे डिनर पे इनवाइट करे। अब कैप्टन को ऐसे इधर उधर ताका झाकी करता देख वेनबो पूछता है कि क्या आप किसी का वेट कर रहे हैं, जिस पर कैप्टन तो बहाना मार देता है। मगर थोड़ी देर में मीका डॉक्टर शाह की कार से वहाँ उतरती है। कैप्टन भाग कर उसके लिए छाता लेकर जाता है क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। तो मीका उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे। कैप्टन बताता है कि वो तो यहाँ डिनर करने आया था क्योंकि यहाँ के कबाब बहुत ही फेमस हैं, तो इसी बहाने वो उसे डिनर पे इनवाइट करता है। तो मीका उसे मना करते हुए बताती है कि वो अभी डॉक्टर शाह के साथ डिनर करके आई है, जो अभी उसे कार से छोड़ने आए थे। तो कैप्टन उसे अगली बार डिनर पे इनवाइट करता है, जिसके लिए मीका भी मान जाती है। फिर वो अपने घर चली जाती है, मगर कैप्टन तो इस बात से जेलस था कि मीका ने खुद डॉक्टर शाह को डिनर पे इनवाइट किया था। अगले दिन वेनबो अपनी मॉम को पिक करने के लिए स्टेशन गया था, मगर वहाँ उसे अपनी मॉम कहीं भी नहीं मिलती और उनका फोन भी नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान था। मगर थोड़ी देर में उसे रुवान का मैसेज आता है कि उसने उसकी मॉम को पहले ही पिक कर लिया है और वो उन्हें लेकर एक मॉल आई है। वेनबो भागता हुआ मॉल पहुंचता है, जहाँ रुवान ने उसकी मॉम के लिए बहुत सारी शॉपिंग्स की थी। तो मॉम वेनबो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं हमारा वेनबो रुवान से थोड़ा इस वजह से नाराज होता है कि उसने बिना बताए उसकी मॉम को पिक कर लिया, लेकिन रुवान ने तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भी बुक किया था, जहाँ वो तीनों खाना खाने जा सकते हैं। रुवान तो वेनबो की कंप्लेन भी करती है उसकी मॉम से कि इसे आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि इसने आपके रहने के लिए बहुत ही खराब होटल बुक किया है, मगर आप चिंता मत करिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होम स्टे बुक किया है, जहाँ आप आराम से कुछ दिन रह सकती हैं। मॉम तो रुवान से बहुत ज्यादा खुश हुए जा रही थी। तो वेनबो उसे साइड में बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर उसे उसकी मॉम के बारे में कैसे पता चला। रुवान बताती है कि उसके टीम मेंबर से। देन बताती है कि तुम बहुत बिजी रहते हो ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हमारी मॉम को यहाँ ले आऊँ ताकि उन्हें शहर में थोड़ा घुमा फिरा सकूं। तो वेनबो पूछता है कि एक मिनट, तुमने कहा हमारी मॉम, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो इसीलिए अब से मेरा पीछा छोड़ो और अपने काम से काम रखो। लेकिन रुवान ने तो वेनबो की मॉम को इम्प्रेस ही कर दिया था, जिस वजह से वेनबो को रुवान की बातें माननी ही पड़ती है। तो रुवान अपनी कार से उन्हें होम स्टे तक छोड़ने जाती है, जहाँ वेनबो की मॉम तो उसे रुवान की बहुत ज्यादा तारीफें करती है और उसे बताती है कि उन्हें ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। तो वेनबो उन्हें क्लियरली बता देता है कि हम दोनों बस दोस्त हैं, लेकिन मम्मी जी को तो रुवान इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो तो उसे अपनी बहू ही बनाना चाहती
चाहती थी, मगर वेनबो तो इसके लिए अपनी मॉम से साफ मना कर देता है। कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डोमिनियरिंग है और वैसे भी वो बहुत ज्यादा अमीर है, तो फिर वो मेरी जैसे मिडिल क्लास लड़के से कैसे शादी कर सकती है। तो मॉम उसे कहती है कि क्या तू अभी तक समझ नहीं पाया कि वो लड़की तुझे पसंद करती है, मगर वेनबो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ही भोला था। वहीं इधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक बच्ची आती है जिसने पेस्टिसाइड्स पी लिया था जो बहुत ज्यादा जहरीला था, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें पूरे 3000 बॉटल की मेडिसिन चाहिए थे। तो मीका इस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करती है और सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को काम पे लगा देती है क्योंकि उन्हें उस मेडिसिन के पूरे 3000 बॉटल्स चाहिए थे, जिसके लिए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल से भी मेडिसिन को मंगाना पड़ता है, जिन्हें लाने में कैप्टन शिंग और उसकी टीम हेल्प करते हैं। तो इतने सारे मेडिसिन को उस बच्ची में इंजेक्ट करने के बाद आखिरकार उस बच्ची की जान बच जाती है, जिससे सारे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं मीका तो खुशी से कैप्टन के गले ही लग जाती है। देन बच्ची के डैड सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, कैप्टन शिंग का भी शुक्रिया अदा करते हैं मेडिसिन लाने में उनकी हेल्प करने के लिए। तो ड्यूटी खत्म होने के बाद कैप्टन मीका को उसके घर छोड़ने चाहता है क्योंकि उसका अपार्टमेंट हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा दूर था, इसीलिए कैप्टन उसे हॉस्पिटल के पास ही एक अपार्टमेंट लेने के लिए कहता है, मगर यहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा होते हैं और मीका को भी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती कि वो यहाँ आकर रह सके, इसीलिए उसे अपने फ्रेंड के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। जिसके बाद कैप्टन शिंग की सिस्टर वापस आती है जिसे कैप्टन पिक करने चाहता है। वहीं इधर मीका ने इस बच्चे का केस जिस तरह से हैंडल किया उससे डायरेक्टर वे तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो मीका की तारीफ करते हुए वो डॉक्टर शाह को इस बारे में बताती है। वहीं मीका देखती कि उस बच्ची के फादर उनकी इकलौती बच्ची को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं पैसों का इंतजाम करने की, मगर वो कहीं से भी पैसे जुगाड़ नहीं कर पाते क्योंकि अभी उस बच्ची का मेडिकेशन और भी कुछ दिन चलना था। तो मीका अपनी सेविंग से उस बच्ची के फादर को दे देती है ताकि वो उस बच्ची के मेडिकल बिल्स पे कर सके, मगर इस वजह से उसे अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ता है क्योंकि अपार्टमेंट में रहने के लिए 1 साल का पेमेंट एक ही बार में करना होता है, जितने पैसे भी उसके पास नहीं बचे थे। तो रुवान उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाती है, मगर हमारी मीका किसी के लिए भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल के डॉर्मेट्री में रहने के लिए चली जाती है। वहीं तरह हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाह और कैप्टन शिंग की सिस्टर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मगर कैसे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर मीका हॉस्पिटल डॉर्मेट्री में एडजस्टमेंट कर लेती है, वहीं उस बच्ची को हेल्दी होता देख बहुत खुश होती है। इधर हमारा वेनबो रुवान को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा था, इसलिए रुवान तो उससे मिलने के लिए उनके बेस चली गई थी, लेकिन वेनबो तो उसके सामने ही नहीं आ रहा था। तो वो कैप्टन शिंग से उसके बारे में पूछने जाती है, जहाँ बातों ही बातों में वो उसे बता देती है कि मीका को अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा और उसे अभी हॉस्पिटल के डॉर्मेट्री में रहना पड़ रहा है, जिसमें ना ही वो किसी का भी हेल्प एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि वो बचपन से ही ऐसी है, सबका हेल्प तो करती है मगर किसी का भी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करती। जब तक उसके पास आखिरी रास्ता ना बच जाए तब तक वो हर चीज अपने दम पर ही करती है, जिससे कैप्टन को उसकी फिक्र होती है। और वहीं इधर मीका ने तो पूरे शहर में ढूंढ लिया था, मगर उसके बजट में उसे कोई भी फ्लैट नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी उसका फ्रेंड चेन आकर उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक फ्लैट ढूंढ लिया है जो उसके एक फ्रेंड का है। तो वो फ्लैट बहुत ही बड़ा था, लेकिन चेन ने अपने फ्रेंड से बात करके 3000 युआन के रेंट पर मना लिया था, जिसमें कंडीशन थी वो सिर्फ एक ही बेडरूम यूज कर सकती है और उसे पूरे फ्लैट की साफ सफाई करनी होगी, जिसके लिए मीका तो तुरंत मान जाती है। तो मीका चेन से उस लैंडलॉर्ड का नंबर मांगती है उसे थैंक यू करने के लिए, मगर चेन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने रेंट की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो इसीलिए तुम्हें रेंट पे करने के लिए उसे मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम रेंट के पैसे मुझे भेज देना और मैं उसे भेज दूंगा। तो चेन ने मीका की इतनी बड़ी हेल्प जो की थी इसके लिए मीका चेन का बहुत थैंक यू करती है और उसके कुछ शिफ्ट्स में काम करने का प्रॉमिस करती है। तो मीका अपने घर का सारा सामान इस फ्लैट में शिफ्ट कर लेती है। वहीं इधर कैप्टन अपनी जीप से बाहर की ओर ताका झांकी कर रहा था, जो देख सोल्जर लीव से पूछता है कि क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं, मगर कैप्टन तो उसकी बातों को इग्नोर ही कर देता है। तभी वो रास्ते में मीका को सामान उठाकर जाते हुए देखता है, तो जीप से उतरकर उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि उसे पता चला कि मीका को रहने के लिए फ्लैट चाहिए, तो वो इसमें उसकी हेल्प कर सकता है। तो मीका उसे बता देती है कि उसे तो घर मिल गया, वो भी बहुत ही कम रेंट पर। तो कैप्टन उसके लिए बहुत खुश होता है, उसे फ्लैट तक छोड़ने जाने का पूछता है, मगर मीका थैंक यू कहते हुए मना करती है, बताती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका फ्लैट पास ही में है। ये बोलकर वो तो एड्रेस ही बता देती है, जो सुनकर सोल्जर लीव से कुछ कहने जाता है, मगर कैप्टन उसे बताने से रोक लेता है। तो मीका भी फ्लैट की ओर चली जाती है। वहीं इधर हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाह और कैप्टन शिंग की सिस्टर तो हाई स्कूल फ्रेंड्स थे एंड मे बी उनका रिलेशनशिप इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं हमें पता चलता है कि मीका का फ्रेंड चेन तो यानशान को लाइक करता है, मगर यानशान उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। मीका चेन को बताती है कि उसे फ्लैट के लिए एक मैट चाहिए और उसे एक हैंगिंग आयरन मशीन खरीदना पड़ेगा। वहीं यानशान को डॉक्टर शाह से एक और बार डांट पड़ती है क्योंकि वो अपना टाइम काम में ना इन्वेस्ट करके डॉक्टर शाह के लिए बिस्किट बनाकर लेकर आई थी। वहीं इधर मीका जब घर पहुंचती है तो वो जमीन पे मैट बिछा हुआ पाती है और घर में तो हैंगिंग आयरन मशीन भी आ गई थी, जिन्हें देख वो चेन को कॉल करके इस बारे में पूछती है, जिस पे चेन बताता है कि मैट तो शू रैक के पीछे था, जिससे उसी ने उसके घर पे बिछा दिया था और वो हैंगिंग आयरन मशीन लैंडलॉर्ड के पुराने घर में था, जो उसे वहाँ चाहिए नहीं था, इसीलिए उसने यहाँ भिजवा दिया। जो सुन मीका कहती है ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। तो चेन कहता है तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम उन्हें आराम से यूज कर सकती हो। तो मीका सोचती है कि लैंडलॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मीका को जो भी चीजें चाहिए होती है, जिस बारे में वो चेन को बताती है, वो सारी चीजें अगले ही दिन उसके घर तक पहुंच जाती है। जैसे मीका जब चेन को बताती कि उसे एक मसाजर चाहिए तो अगले दिन वो उसके घर में पहुंच जाता, प्रेशर कुकर चाहिए तो वो भी अगले दिन उसके घर तक पहुंच जाता। मीका के फेस मास्क खत्म हो गए थे, जिसके बारे में वो चेन
को बताती है तो अगले दिन वो भी उसके घर में पहुंच गया था और ये सारी चीजें उसके घर भिजवा रहा था कैप्टन सिंह, जो कि असल में उस फ्लैट का लैंडलॉर्ड है। और उसने मीका की हेल्प करने के लिए ही चंद के साथ ये सेटिंग किया था कि वो 1 महीने के लिए चंद के लिए खाना भिजवाता रहेगा, जिसके बदले वो मीका को अपना फ्लैट रेंट पर देगा। लेकिन चंद मीका को यह नहीं बताएगा कि उस फ्लैट का ओनर कैप्टन सिंह है। अब चंद ने जब उससे पूछा कि वो तो उसकी हेल्प डायरेक्टली उसे बताकर कर सकता है, फिर वो मीका से छुपकर उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। तब कैप्टन ने उससे कहा कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वो सब बताते रहना जो भी उसे चाहिए होगा। तो चंद उसके कहे मुताबिक ही काम करता जाता है। मगर अब तो मीका थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहा था। तो वो रुवान को कॉल करके बुलाती है और उससे इसके बारे में बात करती है। तो पूरी कहानी सुन लेने के बाद रुवान उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद तुझे पसंद करता है और वो तेरे लिए ये सब कर रहा है। मीका कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सबको पता है कि चंद तो यानशान को लाइक करता है। मगर रुवान कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है चंद सभी के सामने जताना नहीं चाहता कि वो तुझे लाइक करता है, इसीलिए हॉस्पिटल में कवर अप करने के लिए वो यानशान के पीछे पड़ा रहता है, पर असल में वो तुझे लाइक करता हो, इसीलिए तो इतना बड़ा फ्लैट उसने तुझे 3000 के रेंट पर दिलवा दिया। मीका बताती है कि वो तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, इसीलिए ये घर उसका नहीं हो सकता। रुवान कहती है हो सकता है उसने अपने किसी फ्रेंड से रेंट पर लिया हो ताकि तू यहाँ कम रेंट पर रह सके। तो मीका कहती है वो इस बारे में उससे बात करेगी। तो रुवान उसे एक और पॉसिबिलिटी बताती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस फ्लैट का ओनर तुझ पे नजर रख रहा हो, क्योंकि जो भी सामान तुझे चाहिए होते हैं वो अगले ही दिन यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार कोइंसिडेंस तो ठीक है, मगर 4-5 बार अगर ऐसा हो तब जरूर इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मे भी कहीं पे सीक्रेट कैमरा लगा होगा जिससे वो अभी भी हमें देख रहा और सुन रहा होगा, या फिर वो भी छुप कर इसी घर में रह रहा होगा। तो मीका स्टोर रूम के बारे में बताती है जिसके अंदर जाने से चंद ने उसे मना किया था। तो मीका इससे और थोड़ी घबरा जाती है और अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पर चंद उसके लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट लाता है। मीका जब उससे पूछती है क्या उसने ये उसके लिए लाया, चंद बताता है कि उसने तो यानशान के लिए लिया था मगर उसने खाने से मना कर दिया, इसीलिए इसे तुम खा लेना कहकर वो चला जाता है। जो सुन मीका को रुवान की बातें याद आती है कि वो यानशान के बहाने तेरे लिए हर चीज करता है। तो इसीलिए मीका डायरेक्टली चंद से ही जाकर कहती है कि एक बात याद रखो कि आने वाले कुछ सालों तक तो मैं प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, ना ही मुझे अभी इन सब के चक्करों में पड़ना है। जो सुन हमारे चंद को तो समझ नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहती थी, मगर इसके बाद चंद की हरकतें देखकर मीका समझ जाती है कि चंद तो सिर्फ यानशान को ही लाइक करता है। तो अब मीका को रुवान की दूसरी पॉसिबिलिटी याद आती है फ्लैट के ओनर की कि कहीं सच में लैंडलॉर्ड ही उस पर नजर तो नहीं रख रहा, इसीलिए वो रुवान को कुछ दिनों तक अपने घर में रहने के लिए बुला लेती है। वहीं इधर चंद कैप्टन को मैसेज करके बताता है कि मीका को अभी कुछ सालों तक प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब इससे तो हमारे कैप्टन भाई साहब सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि वो तो मीका को लाइक करने लगा था। तो दूसरी ओर रुवान मीका को आइडिया देती है इस घर के ओनर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का, जिसके लिए वो वेनबो को कॉल करती है, उसे इमरजेंसी बताकर जल्दी से उनके यहाँ बुलाती है। तो अब हमारे बोले वेनबो से उन्हें पता चल जाता है कि ये फ्लैट तो कैप्टन सिंह का है, जिसे कंफर्म करने के लिए मीका चंद को कॉल करके बताती है कि उसके घर में पावर शॉर्टेज हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर है, तो वो उसके फ्लैट के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुला दे। अब ये बात चंद कैप्टन को बताता है। तो कैप्टन रात को ही पहुंच जाता है फ्लैट में और आते ही लाइट्स ठीक कर देता है और लाइट्स ऑन होते ही मीका उसे पकड़ लेती है। तो वो उससे पूछती है इन सब के बारे में। तो कैप्टन बहाना कर देता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि जो रेंट पे उसके घर में रहने आई है वो मीका है। उसका ये घर खाली पड़ा था, इसीलिए उसने अपने एक फ्रेंड को किराएदार ढूंढने के लिए कहा था और उसके फ्रेंड का फ्रेंड चंद निकला, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो फिर मीका पूछती कि जो सारा सामान उसे चाहिए थे वो यहाँ पर कैसे पहुँच रहे थे, जिसपे कैप्टन बहाना मारते हुए कहता है कि वो सब कुछ तो टेनेंट सेटिस्फेक्शन के लिए था ताकि किराएदार को यहाँ रहने में कोई मुसीबत ना हो। तो इसी तरह बातों को गोल गोल घुमाकर कैप्टन सिचुएशन संभाल लेता है। तो मीका इन सब के बारे में रुवान को कॉल करके बताती है, जिसपे रुवान उसे कहती है कि कहीं कैप्टन तुम्हें पसंद तो नहीं करता जिस वजह से उसने तुम्हारे लिए वो सारी चीजें मंगाई। मीका कहती है लेकिन वो तो दिखने में कुछ खास नहीं है, इसीलिए कैप्टन उसे क्यों पसंद करेगा। और वैसे भी मीका तो स्पेशल सोल्जर को लाइक करती है जिसने उसे 2 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया था, मगर मीका को क्या पता कि वो स्पेशल सोल्जर तो कैप्टन सिंह ही है। इधर चंद अपनी ड्यूटी मीका से रिप्लेस करता है क्योंकि उसे जाना था एक पॉपुलर इंटरनेट सेलिब्रिटी मेची की फैन मीटिंग में। वहीं इधर वेनबो की मॉम रुवान को कॉल करके बुलाती है क्योंकि वो होम स्टे का रास्ता भूल गई थी। रुवान उन्हें होम स्टे तक छोड़ने के लिए जाती है। वहीं इधर मीका डॉक्टर शाओ की एक न्यूरो सर्जरी ऑब्जर्व करना चाहती थी, जिसके लिए डॉक्टर शाओ मान जाते हैं, जिनकी बातें यानशान सुनकर डॉक्टर शाओ से इस बारे में पूछने आती है कि मीका तो उनके डिपार्टमेंट से नहीं है, फिर वो सर्जरी को ऑब्जर्व करने कैसे आ सकती है। इस पर डॉक्टर शाओ से बताते हैं कि कोई भी डॉक्टर सर्जरी को ऑब्जर्व करने आ सकता है और उससे ये भी कहते हैं कि भले ही मीका कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गई हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो न्यूरो सर्जरी में वापस नहीं आ सकती। वहीं इधर वेनबो की मॉम रुवान से उनके साथ लंच करने के लिए कहती है। वहीं हमें पता चलता है कि रुवान की मॉम ने तो नाटक किया था रास्ता भूलने का, क्योंकि उन्हें तो रुवान से मिलना था। तो यहाँ वेनबो की मॉम रुवान से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि वो वेनबो को पसंद करती है ना, जिसे रुवान भी एक्सेप्ट कर लेती है, पर बताती है कि वेनबो तो उसे अवॉइड ही कर रहा है। तो मॉम कहती है कि वेनबो की भी थोड़ी मोटी बुद्धि है जस्ट लाइक उसके फादर, इसीलिए वो तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा, पर मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। तो वो रुवान से वेनबो के लिए उसका फेवरेट ऑमलेट बनाने के लिए कहती है, जिसे बनाने में मॉम उसकी हेल्प करती है। मगर वेनबो के आने के बाद जब वो लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वेनबो को वो बहुत ज्यादा सॉल्टी लगता है, जो सुन रुवान तो अपसेट हो जाती है। जो देख वेनबो कहता है कि लेकिन थोड़ा खाने के बाद मुझे ये टेस्टी लग रहा है। जो सुन रुवान थोड़ी खुश हो जाती है तो मॉम उसे भी थोड़ा ऑमलेट खाने के लिए देती है। इसके बाद तो मॉम उन दोनों की सेटिंग कराने लग जाती है। इवन उनकी एक फ्रेंड ने वेनबो के लिए उन्हें एक लड़की दिखाई थी, जिसे वो उनके सामने ही कॉल करके मना कर देती है।
है और उन्हें ये भी बता देती है कि उन्हें अपने लिए बहू मिल गई है। जो सुन रुआन तो ब्लश करती है, लेकिन वेनबो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। अब ऑमलेट से रुआन को एलर्जी थी, जिस वजह से उसे गर्दन में बहुत खुजली होने लगती है। तो वेनबो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। अब वेनबो की मॉम ने उसे इतने प्यार से ऑमलेट दिया था, इसलिए रुआन मना भी नहीं कर पाई थी। तो वेनबो उसके गले पर ऑइंटमेंट लगा देता है और रुआन से इसके लिए माफी भी मांगता है, मगर रुआन तो इसे यहाँ कन्फेस ही कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। जो सुन वेनबो तो समझ ही नहीं पाता कि वो उसे क्या कहे, लेकिन रुआन तो बड़े प्यार से उसे देखते ही रह जाती है। तभी वेनबो को कैप्टन शिंग का कॉल आता है, तो वो जल्दी से चला जाता है क्योंकि सुपरस्टार मेची के एक क्रेजी फैन ने उसका किडनैप कर लिया था। उसके फैन मीटिंग में बहुत बड़ा एक्सीडेंट करके जहाँ पर डॉक्टर चन गया हुआ था, तो वो उस जगह पर जितने भी लोगों को चोट आई थी उन सभी को हॉस्पिटल ले आता है। वहीं उस किडनैपर के पीछे कैप्टन शिंग की स्पेशल पुलिस फोर्स पड़ गई थी, क्योंकि उसके पास हथियार और इवन बॉम्ब भी थे। तो कैप्टन शिंग एंड उसकी टीम किडनैपर को चारों ओर से घेर लेते हैं, मगर उस किडनैपर ने तो मेची पर बॉम्ब और उसके गर्दन पर चाकू रख दिया था। तो कैप्टन उसके साथ नेगोशिएट करने लग जाता है, जहाँ वो किडनैपर चाहता था कि मेची जो एक बिजनेसमैन से शादी करने वाली थी वो इसे कैंसिल कर दे। तभी वहाँ पर मीका भी एम्बुलेंस के साथ पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि मेची को एस्थमा है और क्योंकि किडनैपर ने उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया था, इस वजह से उसकी एस्थमा ट्रिगर्ड हो गई थी और कुछ ही देर में उसे एस्थमा अटैक भी आने वाला था, जिसके बारे में उसे मेची के स्टाफ से पता चला था जो लोग घायल हो गए थे। तो कैप्टन उस किडनैपर को मेची के एस्थमा के बारे में बताता है। तो किडनैपर उनसे एक डॉक्टर की डिमांड करता है। तो कैप्टन अपने टीम के एक बंदे को डॉक्टर वाली ड्रेस पहनाकर ऑक्सीजन मास्क के साथ भेज रहा था, मगर किडनैपर डिमांड करता है कि उसे एक फीमेल डॉक्टर चाहिए, जिसके लिए मीका जाने के लिए मान जाती है। मगर कैप्टन उसे जाने से रोक रहा था क्योंकि वहाँ खतरा भी हो सकता था, लेकिन मीका कहती है कि अगर वो अभी नहीं गई तो कुछ देर में मेची को अटैक आ जाएगा। तो कैप्टन उसे अच्छी तरह से समझा देता है कि उसे वहाँ जाकर क्या क्या करना है और उसके कान में एक ईयरपीस भी लगा देता है और उसे कहता है कि तुम घबराना मत, मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो अपना मास्क लगाता है और मास्क पहने कैप्टन को देखकर मीका को वो 2 साल पहले उसे बचाने वाला स्पेशल सोल्जर की तरह लगता है। जिसके बाद मीका ऑक्सीजन मास्क लेकर किडनैपर की ओर जाने लगती है, जहाँ मेची को ऑक्सीजन मास्क पहनाने के बाद मीका किडनैपर का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका देती है। उसी बीच कैप्टन और वेनबो पीछे की तरफ से छुपते हुए किडनैपर की कार के पास आकर उसे दबोच लेते हैं, मगर इसमें कैप्टन के हाथ में एक कट लग गया था, लेकिन उन्होंने मेची को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया था। तो अब इसके बाद मीका कैप्टन के हाथों में बैंडेज लगा देती है, मगर वो तो अभी भी कंफ्यूज थी कि 2 साल पहले उसे बचाने वाला स्पेशल सोल्जर कैप्टन शिंग सेम है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए फिर से वो उसका मुंह ढक देती है और उसकी आंखों में देखकर उसे पहचानने की कोशिश करती है, मगर कैप्टन को भी रिपोर्ट करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन मीका के दिमाग में तो बस मास्क पहने कैप्टन का ध्यान नहीं आता है, जिस चक्कर में उसे नींद भी नहीं आती। तो वो रुआन को कॉल करके इस बारे में बताती है। तो रुआन तो उसकी ही मस्ती करने लग जाती है, कहती है कि कहीं तुझे अब कैप्टन शिंग तो पसंद नहीं आ गए, और अगर वो सच में तुझे पसंद करते होंगे तो तेरा जवाब क्या होगा। जो सुन मीका तो पहले ब्लश करने लगती है, कहती है कैप्टन शिंग मुझे उस तरह से लाइक नहीं करते होंगे। कैप्टन के हाथ में चोट लग गया था, जिस वजह से उसे 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है और उसकी ड्यूटी की जिम्मेदारी वेनबो पर आ जाती है। इस वजह से वेनबो को अब दूसरे सोल्जर्स को ट्रेन करना पड़ता है, और इसीलिए जब रुआन उसे मिलने आती है तो वेनबो उससे अच्छी तरह से मिल भी नहीं पाता। वहीं इधर कैप्टन शिंग तो मीका से डिनर के लिए पूछने के लिए चले जाते हैं, मेची की केस में हेल्प करने के लिए, मगर मीका को घर पे कुछ काम था इसीलिए वो मना करती है। लेकिन कैप्टन कहता है कि फिर हम लोग घर पे ही डिनर करते हैं। ये कहकर वो मीका के साथ घर वापस आता है और खुद ही खाना बनाने लग जाता है। तो इस दौरान मीका रुआन से कॉल पर बात करती है और उसे कैप्टन के घर आने के बारे में बताती है, मगर रुआन तो फिर से उसकी टांग खींचने लग जाती है। कैप्टन मीका को आवाज लगाता है, इसकी अप्रोन बांधने में हेल्प करने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं और फिर डिनर करने बैठते हैं, जहाँ दोनों काफी सारी बातें करते हैं। तो मीका कैप्टन से उसके सबसे डेंजरस मिशन के बारे में पूछती है, जिस पर कैप्टन उसे 2 साल पहले की ज्वेलरी शॉप वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है, मगर कैप्टन उसे ये नहीं बताता कि वो उसे पहचान गया है। वहीं मीका भी कंफर्म हो जाती है कि उसे बचाने वाला कैप्टन शिंग ही था। तो मीका कैप्टन से उसके चोट के बारे में पूछती है। कैप्टन बताता है कि उसे 3 दिन की छुट्टी दी गई है, इसलिए वो आज वापस नहीं जाएगा। जो सुन मीका तो नर्वस होने लगी थी कि कहीं वो रात को यहीं रुकने की बात तो नहीं कर रहा। तो यही सब सोचते हुए वो बाथरूम का बहाना करके चली जाती है, जहाँ पहले तो वो इस बार में सोचकर ब्लश कर रही थी, मगर अपने आप पर कंट्रोल करके बाहर जाकर कैप्टन को घर जाने के लिए कह देगी। लेकिन उसके आते ही कैप्टन तो उसी से पूछने लग जाता है कि आखिर वो आज रात क्या करने वाली है। जो सुन मीका तो नर्वस होने लगी थी। अब कैप्टन तो उसकी तरफ बढ़े ही जा रहा था और उसे कहने लगा था कि वो जो करने वाली थी उसमें वो उसकी हेल्प कर देगा, मगर मीका तो कुछ ज्यादा ही नर्वस होने की वजह से कुछ भी कह ही नहीं पा रही थी। तो कैप्टन उसके करीब आकर उसे सॉरी कहता है कि उसकी गलती की वजह से उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ा। तो दोनों काफी क्लोज आ गए थे, रोमांटिक माहौल सा बनी गया था और मीका ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। लेकिन कैप्टन तो लाइट्स ऑफ करके चला जाता है और अपने फ्लैट में जाकर स्माइल करने लगा था। वहीं हमें पता चलता है कि कैप्टन तो मीका के सामने वाले फ्लैट में ही रहता है, क्योंकि एक फ्लैट उसका और दूसरा उसकी सिस्टर का है, और कैप्टन अभी अपने सिस्टर वाली फ्लैट में रहता है। अगली सुबह कैप्टन मीका को हॉस्पिटल छोड़ने चाहता है अपने चोट की ड्रेसिंग कराने के बहाने, जहाँ पर डॉक्टर शाह तो मीका को एक फ्रेंडली पार्टी में इन्वाइट करते हैं, जहाँ वो कुछ अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ न्यूरो सर्जरी के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। और मीका वो पहली रेसिडेंट डॉक्टर थी जिसे डॉक्टर शाह ने अपनी पार्टी में इन्वाइट किया था, जिससे हमेशा की तरह यानशान के फेस पर खुशी नहीं होती। इधर डॉक्टर शाह की पार्टी में न्यूरो सर्जरी पर डिस्कशन चलता है, तो वहीं कैप्टन की सिस्टर याओ कैप्टन से एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराती है, जो कैप्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो याओ कैप्टन के लिए लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो अपनी फैमिली बनाकर उनकी कंपनी
कंपनी को संभाले। लेकिन कैप्टन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ही शादी कर लो, क्योंकि आप तो मुझसे बड़ी हो। तो याओ कहती है ठीक है, फिर मैं शादी और बच्चे कर लेती हूँ, फिर तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन करके हमारी कंपनी संभालनी पड़ेगी। दोनों बात करते हुए आए रहते हैं। तभी वो मीका को डॉक्टर शाओ की कार से उतरते हुए देखते हैं। अब याओ को तो पता नहीं था कि कैप्टन ने अपना घर मीका को रेंट पे दिया है, इसीलिए वो सीधे मीका के पीछे पीछे उसके घर में घुस जाती है और अपने फेस मास्क ढूंढने लगती है जो कैप्टन ने उससे चुरा कर मीका को दे दिया था। वहीं वो अपने फ्लैट के कुछ सामान भी देखती है जो उसके फ्लैट से गायब हो गया था, क्योंकि कैप्टन ने मीका के लिए वो सब इधर लाया था। अब पोल खुलने पर कैप्टन तो थोड़ा एम्बेरस होता है। अब इससे या तो कैप्टन की सिचुएशन समझ जाती है और मीका से कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो डायरेक्टली उससे कहने के लिए कहती है। देन वो अपने फ्लैट में चली जाती है। तो कैप्टन मीका से कल उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है, क्योंकि कल दोनों की ही छुट्टी थी। अब इससे मीका तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि कैप्टन उसे कहाँ ले जाने वाला है। लेकिन इधर कैप्टन तो सोच सोच कर परेशान था कि वो मीका को कहाँ ले जाए ताकि मीका उससे इम्प्रेस हो जाए। तो आइडियाज के लिए वो अपने फेलो सोल्जर्स और अपनी एक फ्रेंड लूफांग को भी पूछता है, मगर उनसे उसे कोई भी आइडिया नहीं मिलता। तो अब उसे खुद ही सोचना पड़ता है। वहीं इधर मीका तो फुल रेडी हो जाती है, तो इधर कैप्टन भी फुल तैयारी करके निकलता है। वहीं इधर रुआन तो अभी भी वेनबो के पीछे ही पड़ी हुई थी, लेकिन वेनबो हमेशा की तरह काम का बहाना करके उसे भगा देता है। वहीं इधर कैप्टन मीका को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेवेंडर गार्डन जा रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले एक तो बारिश शुरू हो गई, ऊपर से कैप्टन को एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिस वजह से कैप्टन मीका को पास के ही एक बस स्टैंड में छोड़ देता है और उसे यहाँ थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड लू फेंग को उसे पिक करने के लिए बोल दिया था। अब मीका ना ही लू फेंग को जानती या पहचानती थी, इसलिए वो रुआन को कॉल करके बुलाती है। तो रुआन कैब से वहाँ पहुँच जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद लू फेंग भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उन दोनों को लेकर लंच करने के लिए जाता है, जहाँ लू फेंग कैप्टन से जुड़ी हुई बहुत सारी फनी बातें उन्हें बताता है। तो वहीं रुआन भी अपना दुखड़ा सुनाती है कि वो कब से वेनबो के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वेनबो है जो इसे भाग ही नहीं देता। तो कैप्टन और मीका की बस गुड नाइट और गुड मॉर्निंग तक ही बातें होती है, क्योंकि दोनों तो अपने अपने काम में बिजी होते हैं। कैप्टन शिंग जब अपने सोल्जर्स के साथ एक सुपरमार्केट में होता है, तभी बाहर 2-3 लोग मिलकर एक बंदे और उसकी फैमिली को मार रहे थे। अब उनके जाने से पहले ही वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उन गुंडों को धूल चटा देती है और उन्हें पुलिस से भी पकड़ा देती है। वहीं इधर मीका तो कैप्टन को मिस भी करने लगी थी, तो वो कैप्टन के बारे में पता करने के लिए याओ के फ्लैट जाती है। तो याओ उसे बताती है कि उसे वापस आने में लगभग 10-12 दिन लगेंगे। तो याओ उसे कैप्टन का रूम दिखाती है, जहाँ उसका रूम तो पूरा सोल्जर्स की चीजों से ही भरे पड़े थे। अब यहाँ मीका से कैप्टन का एक टॉय फाइटर हेलीकॉप्टर टूट जाता है, तो मीका उसे ठीक करने में लग जाती है, मगर उसे पूरी तरह बनाने में उसे कई दिन लग जाते हैं। वहीं इधर कैप्टन अपने फेलो सोल्जर्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, जहाँ पर लू फेंग कैप्टन को उस दिन की सारी बातें बताता है। इवन रुआन के बारे में भी बताता है कि वो वेनबो को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, पर हमारा वेनबो ही उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा। तो लू फेंग वेनबो से पूछता है कि क्या वो सच में उसे पसंद नहीं करता, अगर नहीं तो फिर वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि उसे भी रुआन पसंद आ गई थी। अब वेनबो तो उसे कह देता है कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब उसने कह तो दिया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो रुआन को पहले रिजेक्ट किया करता था, क्योंकि भाई के दिल में तो रुआन के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बन ही गया था, जिससे अभी तक वेनबो को समझ में नहीं आया था। लेकिन वेनबो की मॉम तो अभी भी लगी हुई थी उन दोनों को क्लोज लाने की, जिसके लिए वो वेनबो को ट्रिक करके उसे रुआन के साथ मूवी देखने के लिए भेज देती है। लेकिन वेनबो तो उसे वहाँ भी उसका पीछा छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रुआन को बस कुछ टाइम का अट्रैक्शन है। लेकिन रुआन तो कुछ और ही समझकर वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। तो अगले दिन रुआन जिम गई हुई होती है, जहाँ उसे लू फेंग मिलता है। अब रुआन तो काफी सैड लग रही थी। लू फेंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर पे इनवाइट करता है। वहीं इधर कैप्टन की टीम में पहली फीमेल स्पेशल सोल्जर आती है, जो कि वही लड़की थी जिसने सुपरमार्केट के बाहर गुंडों की धुलाई की थी, जिसका नाम था जुएन, जो आते ही वेनबो को शूटिंग में हरा देती है। जो देख सभी सोल्जर्स तो हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि कैप्टन शिंग के बाद सबसे बेस्ट शूटर वेनबो ही था। तो कैप्टन शिंग भी जुएन की तारीफ करता है। तो कैप्टन ने हाफ डे की छुट्टी ली थी, इसीलिए वो मीका को डिनर पे इनवाइट करता है। लेकिन न्यू सोल्जर्स के आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखी जाती है, जिस वजह से कैप्टन शिंग को भी वहाँ जाना पड़ता है। तो कैप्टन मीका को भी वहीं पे ले आता है, क्योंकि वो पिछली बार की तरह इस बार मीका के साथ डिनर मिस नहीं करना चाहता था। लेकिन बाकी सारे सोल्जर्स की वजह से मीका को बहुत ऑकवर्ड लगता है, स्पेशली जुएन की वजह से, जिसकी सारे सोल्जर्स तारीफ कर रहे थे। तो इसी बीच जुएन मीका से पूछ लेती कि क्या आप कैप्टन की गर्लफ्रेंड है। अब इससे तो सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है मीका के लिए, इसीलिए वो कह देती है कि कैप्टन तो उसके इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर थे। तो इन सब के बाद कैप्टन मीका के साथ बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी उन सभी को सीनियर का कॉल आ जाता है, जिस वजह से कैप्टन को फिर से मीका को वहीं पे छोड़कर जाना पड़ता है। वहीं इधर रुआन तो डिनर करने आई थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। तो लू फेंग उसे एक होटल रूम छोड़ने जाता है और उसे अच्छे से सुला देने के बाद वो दूसरे रूम चला जाता है। वहीं इधर कैप्टन सोच कर परेशान था कि कहीं मीका उससे नाराज तो नहीं होगी, इसीलिए काफी देर से वो ट्राई करता है मीका को मैसेज करने का, मगर वो उससे नाराज होगी यही सोच कर वो परेशान हुए जा रहा था। लेकिन फाइनली हिम्मत करके उससे मैसेज करके पूछ ही लेता है कि वो सही से घर पहुंच गई है या नहीं। तो मीका भी उसे रिप्लाई करती है कि वो सेफली घर पहुंच चुकी है। तो कैप्टन उससे पिछली दोनों मीटिंग्स के लिए सॉरी कहता है और पिछले दोनों डिनर प्लान का मेकअप करने के लिए 2 दिन बाद डिनर पे ले जाने का प्रॉमिस करता है। वहीं सुबह रुआन तो होटल रूम में उठकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसके कपड़े भी बदले हुए थे और लू फेंग भी थोड़ी देर में आ जाता है। लू फेंग उसे पूरी बात अच्छी तरह से समझाता है कि वो ड्रंक हो गई थी, इसीलिए वो उसे यहाँ ले आया और वो दूसरे रूम में ठहरा था। उसके कपड़े उसने यहाँ की फीमेल स्टाफ से चेंज कराए हैं। ये उसे सॉरी कहती है। दोनों काफी सारे बातें करते हैं। रुआन उसे इस बात को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस लेती है।
है। दूसरी ओर शहर में और पास के इलाकों में बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, जिस वजह से आसपास के इलाकों में बहुत सारे लोगों को चोट भी आई थी। उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल फोर्सेस को वहाँ भेजा जाता है। वहीं इधर मीका के साथ डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ सारे मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इसी के साथ स्पेशल फोर्सेस और डॉक्टर्स की टीम पहुँच गई थी उन इलाकों में जहाँ पर खतरनाक भूकंप आया था। डॉक्टर्स की टीम अपनी कैंप सेटअप कर लेती है। वहीं सोल्जर्स लगे हुए थे घायल लोगों को रेस्क्यू करने में। मैक्सिमम लोगों को चोटें आई थी, जिन्हें डॉक्टर्स ठीक तो कर लेते हैं, मगर उन्हीं में से कुछ लोगों की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है। इस वजह से उनमें से बहुत ही कम लोग बच पाते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर्स और सोल्जर्स की टीम एक जगह पर रेस्क्यू मिशन कंप्लीट करके दूसरी जगह पर जाते हैं। वहीं मीडिया वाले भी यहाँ लाइव कवरेज के लिए पहुंच गए थे और वो भी रेस्क्यू मिशन में हेल्प करते हैं, जिनमें से रुवान भी एक होती है। अब अर्थक्वेक की वजह से घायल सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं हुए थे, बल्कि कुछ सोल्जर्स को भी उन्हें बचाते हुए चोट आ जाती है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम वहाँ मौजूद होने की वजह से उनका भी इलाज हो जाता है। तो दूसरी जगह पर भी सभी को रेस्क्यू करने के बाद वो सभी अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की ओर निकलते हैं। रुवान और वेनबो का काफी बार आमना सामना होता है, लेकिन रुवान उसे हर बार अवॉइड करने की कोशिश करती है। मगर रेस्क्यू मिशन में हर वक्त वो लोग साथ में ही रहते थे, इस वजह से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। वेनबो उसे माफी भी मांग लेता है और दोनों इस बार दोस्ती से फिर से शुरुआत करते हैं। वहीं इधर कैप्टन शिंग और मीका में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो थी ही, जिसका एहसास दोनों को तब हो जाता है जब कैप्टन शिंग अंडरग्राउंड माइंस में फंसे लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। मगर वहाँ भी अर्थक्वेक आ जाने की वजह से वो अंदर ही फंस जाते हैं। जब मीका को इस बारे में पता चलता है तो वो ऑक्सीजन मास्क लेकर दूसरे सोल्जर्स के साथ उसे ढूंढते हुए माइंस के अंदर चली जाती है, जहाँ वो बाकी के सोल्जर्स से अलग हो जाती है। मगर उसे कैप्टन शिंग मिल जाता है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और मीका के पास जो ऑक्सीजन मास्क था उससे सिर्फ एक ही जन ऑक्सीजन ले सकता था। तो मीका और कैप्टन बारी बारी ऑक्सीजन ले रहे थे, तो कैप्टन उसे यहाँ अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन कर देता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और एक टाइम पर आकर तो वो बेहोश भी हो जाता है। तो मीका उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देकर होश में लाने की कोशिश करती है, पर फिर भी कैप्टन को होश नहीं आ रहा था। बट लकीली दूसरे सोल्जर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके बाहर ले आते हैं, जहाँ कुछ घंटों बाद कैप्टन को जैसे ही होश आता है तो वो पहले मीका के बारे में सभी से पूछने लगा था। तभी मीका उसके सामने आ जाती है। कैप्टन उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। बाकी सारे सोल्जर्स उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो कैप्टन यहाँ फाइनली मीका से पूरे होशो हवास में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, जिससे मीका एक्सेप्ट कर लेती है। तो कैप्टन यहाँ उसे मीका का लिखा हुआ 2 साल पहले का एक लेटर उसे दिखाता है, जिसमें उसने उस स्पेशल सोल्जर को थैंक यू किया था और एक सेवियर लॉकेट भी दिया था, जिससे मीका बहुत ही सरप्राइज्डली खुश होती है, क्योंकि पहले उसे डाउट था लेकिन अब वो कंफर्म हो गई थी। तो इस तरह इन दोनों का पैचअप होता है, दोनों कपल बन जाते हैं। दूसरी ओर लू फेंग जो था वो तो रुवान के पीछे ही पड़ा हुआ था। तो लू फेंग और रुवान को करीब देखकर वेनबो को अब थोड़ी सी जेलसी तो होती है, मगर रुवान तो लू फेंग को बस अपना फ्रेंड मानती थी, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही वेनबो को लाइक करती है। तो अब इनका रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो गया था, इसलिए डॉक्टर्स की टीम वहाँ से चली जाती है। वहीं रुवान को भी अपने ऑफिस रिपोर्ट करने जाना पड़ता है। तो कैप्टन शिंग और मीका मैसेजेस के जरिए बात करने लगते हैं, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से कैप्टन का मैसेज बहुत ही लेट से पहुंचता है। मगर कैप्टन तो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क वाले एरिया तक जाता है मीका की रिप्लाई पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों की बातें होती है, जिसके और कुछ दिनों के बाद कैप्टन सिटी में वापस आ जाता है, जहाँ आते ही वो सबसे पहले मीका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसीलिए वो मीका के साथ रात में डिनर करने का प्लान करता है, जिसकी तैयारी में कैप्टन लग जाता है। दूसरी ओर अर्थक्वेक सिचुएशन में मीका के परफॉर्मेंस को देखकर उसे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन आज उसकी नाइट शिफ्ट पड़ जाती है। इस बारे में कैप्टन को पता चलने पर वो तो बड़ा ही अपसेट होता है, क्योंकि उसने तो पूरे घर की साफ सफाई कर दी थी, खाना बनाने भी लग गया था। तो अब मीका नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड लू फेंग को बुला लेता है, लेकिन मीका तो अपना शिफ्ट बदल कर आ गई थी, जिस वजह से लू फेंग थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर के लिए निकल जाता है और ये दोनों साथ में डिनर करने बैठते हैं, जहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस थे, क्योंकि दोनों ही पहली बार रिलेशनशिप में आए थे, जिसकी वजह से इन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से बातें होती है। मगर दोनों ही कुछ पुरानी बातों के बारे में कहने लग जाते हैं, जिससे उनकी नर्वसनेस थोड़ी कम होती है। फिर दोनों और ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। दोनों में एक दूसरे के लिए कब फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हुए। कैप्टन बताता है कि उसे तो ट्रेनिंग के दौरान ही मीका पसंद आने लगी थी। वहीं मीका का तो पहला प्यार था वो स्पेशल सोल्जर जो कैप्टन शिंग ही था, मगर उसे भी ट्रेनिंग के दौरान से ही कैप्टन पसंद आने लगा था, जिसके बाद कैप्टन के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने पर उसे ये बात रियलाइज भी हुआ कि वो उसे पसंद करती है, जिसके बाद से तो उनकी रेगुलरली बातें होने लगती है। कैप्टन अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है, वहीं मीका अपने हॉस्पिटल में बिजी होती है। वहीं हमारा लू फेंग रुवान के पीछे ही पड़ा हुआ था, मगर रुवान अभी भी उसे कोई भाव नहीं देती, बल्कि वो उल्टा उसे इरिटेट हो जाती है। मगर वो इससे ये समझ जाती है कि जिस तरह वो वेनबो के पीछे पड़ी हुई थी, तो वेनबो को भी ये पसंद नहीं आता था जिस तरह अभी उसके साथ हो रहा है, इसलिए वो अब थोड़ा वेनबो को भी सोचने का टाइम देगी। वहीं मीका और कैप्टन वीकेंड पर डेट पर जाते हैं, जहाँ वो लोग साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं और अपने डेट को एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कैप्टन शिंग की सिस्टर या और डॉक्टर शाओ तो लवर्स थे, मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। मगर ये बात इतने सालों के बाद दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, मगर दोनों ही एक दूसरे से किसी न किसी बहाने से मिल ही जाते हैं। सुबह सुबह कैप्टन मीका को मैसेज करके जॉगिंग के लिए तैयार होकर आने के लिए कहता है, मगर जैसे ही कैप्टन दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी सिस्टर खड़ी होती है, जो अभी अभी अपना काम खत्म करके लौटी थी। अब कैप्टन जॉगिंग सूट में था, वहीं दूसरे फ्लैट से मीका भी जॉगिंग सूट में बाहर आती है। तो दोनों को
जॉगिंग सूट में देखकर याओ पूछती है कहीं तुम दोनों साथ में तो जॉगिंग करने नहीं चाह रहे। तो मीका तुरंत बहाना कर देती है कि वो तो बस कचरा फेंकने जा रही है। ये कहकर वो पहले निकल लेती है तो उसके बाद कैप्टन भी चला जाता है। अब मीका अभी के लिए उन दोनों के रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहती है क्योंकि अभी उसके लिए वो थोड़ी तैयार होना चाहती है। तो दोनों जॉगिंग के लिए जाते हैं जहाँ मीका तो थोड़ी दूर भाग कर ही थक जाती है। तो कैप्टन उसे साइकिलिंग कराता है मगर ध्यान न होने की वजह से उसका तो एक गाड़ी से टक्कर होने वाला था, मगर सही टाइम पर कैप्टन उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे सेव कर लेता है, मगर फिर उसे थोड़ा लेक्चर सुनाता है खुद का ध्यान रखने के लिए। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं जहाँ पर कैप्टन थोड़ा सैड होता है क्योंकि उसे आज रात 10 बजे अपने ड्यूटी पर जाना होगा। इसके बाद एक हफ्ते बाद ही वो लोग मिल सकते हैं। बट मीका तो बिंदास थी जो कैप्टन से कहता है कि यार थोड़ा सा तो सैड होना चाहिए कि मैं 7 दिन तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तो मीका कहती है इसीलिए तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी मेरी 7 बजे से ही ड्यूटी है, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा वरना मिस्टर शाओ फिर से मुझ पर गुस्सा करेंगे। मिस्टर शाओ का नाम सुनकर कैप्टन तो जेलस होने लगता है। तो मीका अपने हॉस्पिटल चली आती है जहाँ उसे वापस से देख सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं हमारी यानशान उतना खुश नहीं होती क्योंकि उसके आते ही फिर से वो डॉक्टर शाओ की फेवरेट बन जाएगी। तो शाम को मीका की शिफ्ट खत्म होती है तो कैप्टन उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है ताकि वो ड्यूटी पर जाने से पहले उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। इसके बाद कैप्टन अपने ड्यूटी पर चला जाता है जहाँ पर उनका एक कॉम्पिटिशन होने वाला था ब्लैक पैंथर असॉल्ट टीम के साथ, जिसके लिए वो अपनी टीम के सोल्जर्स को ट्रेन करने लग जाता है। तो मीका इधर डॉक्टर शाओ से नई नई चीजें सीखने लग जाती है। वहीं इधर कैप्टन की टीम और ब्लैक पैंथर टीम की कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो पहले शूटिंग राउंड में ज़ुएन ब्लैक पैंथर टीम को हरा देती है जिससे कैप्टन की टीम 1 पॉइंट आगे हो जाती है। वहीं इधर हॉस्पिटल में चन यानशान को कन्फेस करने वाला था जिसके लिए वो उसे शाम को म्यूजिक फेस्टिवल में इनवाइट करता है। वहीं इधर कैप्टन की टीम दूसरे शूटिंग राउंड में भी जीत जाती है। इस खुशी में सारे सोल्जर्स साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन इधर कैप्टन तो वीडियो कॉलिंग में बिजी था मीका के साथ जहाँ दोनों की मिस यू 2 वाली बातें चल रही थी। वहीं गेट के बाहर से तो उसके फेलो सोल्जर्स कैप्टन को ऐसी बातें करते थे उसकी बहुत मजे लेते हैं, लेकिन गलती से वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं तो वो कैप्टन को चाबी देने का बहाना कर देते हैं। तो वो सभी भी मीका को हाय हेलो करते हैं। तो मीका उन सभी को उनका काम कंटिन्यू करने के लिए कॉल काट देती है और इससे तो हमारी कैप्टन भाई साहब उन पर बहुत ज्यादा भड़कते हैं कि इनकी वजह से वो मीका से अच्छे से बात भी नहीं कर पाया। इधर याओ और डॉक्टर शाओ मिलकर कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। वहीं इधर चेन तो यानशान के आने का वेट ही करता रह जाता है। काफी देर वेट करने के बाद वो जब नहीं आती तो वो उसे चेक करने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो यानशान को डॉक्टर शाओ के साथ डिनर पे जाते हुए देखकर सैड होता है। वहीं अगले दिन याओ डॉक्टर शाओ से मिलने के लिए आती है उनकी कंपनी की एक मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, लेकिन ये तो बस एक बहाना था। या तो बस डॉक्टर शाओ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इधर कैप्टन शिंग की टीम और ब्लैक पैंथर टीम को एक जॉइंट मिशन में भेजा जाता है जहाँ दोनों टीम साथ में मिलकर सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। वहीं इधर चेन हॉस्पिटल में यानशान को अवॉइड करने लगता है। तो वहीं इधर रुआन मीका से मिलने आती है क्योंकि वो बड़ी सैड थी क्योंकि वो ना ही वेनबो से मिलने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन फिर भी वेनबो उसके मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रहा था। तो मीका उसे समझाती है कि कैप्टन की टीम अभी एक मिशन में बिजी थे, इस वजह से उसे टाइम नहीं मिला होगा तुम्हारे मैसेज देखने का, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर। तो ये सब कहकर वो रुआन को कंसोल करती है। तो रुआन अभी उनकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची इसके बारे में पूछती है। तो मीका उसे सब कुछ बताती है कि वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए वगैरह वगैरह। तो रुआन उससे पूछती है कि क्या अभी तक तुम लोगों ने किस नहीं किया। मीका तो शर्माते हुए नहीं कहती है। तो रुआन उसे किस करने की ट्रेनिंग देने लगती है। तभी उसे कैप्टन का मैसेज आता है जो उसके घर के नीचे आ गया था। तो वो उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ कैप्टन उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए उसे मिलने के लिए आ गया, लेकिन उसके पास बस 1.5 घंटे है साथ में टाइम स्पेंड करने का। इसीलिए दोनों साथ में कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं और साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। अब दोनों क्लोजली बैठकर बातें कर ही रहे थे तभी उन्हें बाहर से याओ देख लेती है। तो कैप्टन उसे सच बता देता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो याओ उसे मीका को मॉम से मिलाने ले जाने के लिए कहती है। देन उन्हें आराम से खाना खाने के लिए कहकर चली जाती है। तो कैप्टन मीका को घर छोड़ने के लिए आता है जहाँ वो उसे फ्लावर्स गिफ्ट करता है। अब 1.5 घंटे पूरे होने में बस 5 मिनट बचा था। तो उतने टाइम तक कैप्टन बस मीका का हाथ पकड़े ही रहता है। तो अब टाइम हो जाता है लेकिन कैप्टन तो मीका का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तो मीका उसे जाने के लिए कह देती है वरना उसे लेट हो जाएगा। तो अब कैप्टन कह तो रहा था कि वो जा रहा है लेकिन वो हाथ ही नहीं छोड़ रहा था और दोनों ही बस शर्माने ही लगे थे। तो मीका उसके चिक पर किस करती है और जाने लगी थी, मगर कैप्टन तो उसे अपनी ओर खींचकर किस करता है और मीका शर्मा कर भाग जाती है और अपने रूम आकर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। दूसरी ओर कैप्टन भी अपने बेस लौटकर इसी किस के बारे में सोचकर स्माइल करता है। इधर लू फेंग कैप्टन से रुआन को इम्प्रेस करने में उसकी हेल्प करने के बारे में पूछता है। इस पर कैप्टन उसे अच्छी तरह से समझाता है कि सभी को पता है कि रुआन सिर्फ वेनबो को लाइक करती है। इस पर लू फेंग कहता है कि तो क्या हुआ, अभी तक वेनबो ने तो उसे कन्फेस नहीं किया और उसने तो मुझसे कहा भी था कि वो तो रुआन को पसंद नहीं करता, इसीलिए अभी भी मेरा चांस है। तो लू फेंग उसे आइडिया देता है कि वो मीका को लेकर ट्रिप पर जाए ताकि दोनों को अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। दूसरी ओर मीका को एक सीनियर डॉक्टर से जो कि डॉक्टर शाओ के भी बचपन के फ्रेंड थे उनसे पता चल जाता है कि डॉक्टर शाओ और कैप्टन शिंग की बहन याओ तो हाई स्कूल लवर्स थे जिनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया था। मगर उन दोनों के साथ साथ बाकी उनके फ्रेंड्स को भी पता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मगर उनके ब्रेकअप के बाद दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए जिस वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया। लेकिन अभी भी उन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार जिंदा है। तभी कैप्टन मीका को ट्रिप के बारे में पूछता है क्योंकि कल से उनके 3 दिन छुट्टी थे। तो मीका भी इसके लिए मान जाती है। अब कैप्टन ने तो उन दोनों का सोचकर एक बहुत ही बड़ा होम स्टे बुक कर लिया था। तो मीका को आइडिया था डॉक्टर
डॉक्टर शाओ और उसकी होने वाली सिस्टर इन लॉ का पैचअप कराने का। तो वो उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में कैप्टन को बताती है, लेकिन कैप्टन को तो इस बारे में बिलीव ही नहीं होता क्योंकि उसकी सिस्टर ने उससे ये बात छुपाई थी। तो मीका उन्हें पे उस ट्रिप पर इनवाइट करने के लिए कहती है, जिससे हमारे भाई का तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है क्योंकि उसने तो सोचा था कि हरे भरे वादियों में, सुंदर सुंदर पहाड़ियों में, मैदानों में वो दोनों अकेले हाथों में हाथ डाले घूमेंगे, पर अपनी बहन की भी लाइफ का सवाल था इसीलिए वो मान जाता है। अब ये लोग जाने वाले थे तो मीका अपने साथ वेनबो को भी इनवाइट करने के लिए कहती है ताकि उन दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदल जाए और साथ में टाइम स्पेंड करने पर हो सकता है वेनबो को भी रुवान पसंद आ जाए। तो रुवान वेनबो को कैप्टन शिंग का ऑर्डर बताकर ट्रिप पर आने के लिए मना लेती है क्योंकि कल मीका का भी बर्थडे था, इसलिए उसने वेनबो से कहा था कि मीका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैप्टन ने हम दोनों को भी ट्रिप पे बुलाया है। तो तीनों कपल पहुंच जाते हैं उस होम स्टे में जहाँ मीका और कैप्टन डॉक्टर शाओ और याओ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वहीं रुवान को जाना था हाइकिंग पर, तो मीका वेनबो को उसके साथ जाने के लिए सेट कर देती है, तो वो दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं कैप्टन अपनी सिस्टर को ऑल द बेस्ट कहकर मीका के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। तो डॉक्टर शाओ और याओ मिलकर साथ में खाना बनाने लग जाते हैं। वहीं इधर वेनबो रुवान के पैरों पर क्रीम लगा देता है जिससे कि उसे मच्छर ना काट ले। तो वहीं इधर डॉक्टर शाओ और याओ अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं जब दोनों अपने कॉलेज के दिनों में कपल हुआ करते थे और इसी तरह साथ में खाना बनाया करते थे। इधर वेनबो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स के जरिए रुवान की बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स क्लिक करता है, लेकिन वहाँ से आते वक्त रुवान के पैरों पर मोच आ जाती है। जो देख वेनबो उसकी तरफ भागता हुआ आता है। रुवान तो सोच रही थी कि वेनबो उसे कैरी करके यहाँ से ले जाएगा, लेकिन वेनबो तो उसे पिगीबैक राइड तो दूर की बात है, वो सिंपली उसका हाथ पकड़कर उसे चलाकर ले जाने लगा था जिससे रुवान को दर्द होने लगा था। तो हमारा भोला वेनबो भागकर अपना जीप लाने के लिए चला जाता है। जो देख रुवान भी लाइक यार ये कितना बड़ा डम्ब है। तो सभी वापस होम स्टे पर आ जाते हैं जहाँ वेनबो रुवान की केयर करने में लगा हुआ था। तो वहीं कैप्टन भी अपनी सिस्टर और डॉक्टर शाओ की सेटिंग करने लगा था। इसके बाद सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। देन रात में सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए बैठते हैं जो कि बेसिकली मीका और रुवान का आइडिया था। पहले तो मीका डॉक्टर शाओ और याओ से उनके फर्स्ट लव के बारे में पूछती है, जिस पर वो दोनों तो एक दूसरे के बारे में ही बताते हैं। फिर मीका वेनबो से पूछती है कि वो रुवान को लाइक करता है या नहीं, जिस पर वेनबो तो डेयर चूज करता है, जिसमें मीका उसे अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उसका एक सीक्रेट बताने के लिए कहती है। तो वेनबो लूफांग को कॉल करता है अब वो उसे अपना कोई सीक्रेट बताए। उससे पहले लूफेंग ही उसे रुवान के बारे में बात करने लग जाता है। कॉल तो स्पीकर पर था, वहीं सामने से लूफेंग कह देता है कि वो रुवान को लाइक करता है, इसलिए उसे वो इम्प्रेस करके ही रहेगा। जो सब सुन रुवान ही कॉल काट देती है क्योंकि ये सुनने के बाद भी वेनबो का कोई और रिएक्शन ही नहीं था, जिस वजह से वो सैड होती है। वहीं इधर मीका तो अपना बर्थडे खुद ही मना रही थी क्योंकि उसके लिए किसी ने भी केक नहीं लाया था। तभी कैप्टन उसे कॉल करके बाहर बुलाता है जहाँ वो उन दोनों के लिए कार की डिक्की से कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए कहता है, मगर उसके अंदर तो हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन किया हुआ था, जो देखकर मीका खुश हुई ही थी कि कैप्टन उसे कोल्ड ड्रिंक्स लेकर उसके साथ चलने के लिए कहता है। वहीं इधर डॉक्टर शाओ और याओ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। वहीं कैप्टन मीका को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह ले जाता है जहाँ एक टेंट के अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल लाइटिंग्स लगाई हुई थी और यही था कैप्टन की तरफ से मीका के लिए बर्थडे सरप्राइज, जहाँ उसने उनकी मेमोरीज की बहुत सारी चिट्स लगाई हुई थी। उनके फर्स्ट मीटिंग से लेकर साथ बिताए सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स के बारे में उसने लिखा था, जो देखकर मीका बहुत ही इमोशनल होती है और कैप्टन को हग कर लेती है। वहीं इधर वेनबो अचानक से रुवान के लिए सूप बनाकर लाता है, जो देखकर रुवान तो फुल हैरान हो गई थी, मगर वेनबो ने उसके लिए पहली बार कुछ अपने से बनाकर लाया था, इसीलिए रुवान बहुत ही खुश होकर उसे खाने लग जाती है। दूसरी ओर कैप्टन मीका के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तो अगले दिन हॉस्पिटल में यान शान डॉक्टर शाह और मीका की ट्रिप के बारे में सुनती है। अब इस बारे में सोचने के चक्कर में वो एक ऑपरेशन के दौरान दूसरे ख्यालों में खो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर शाह उसे ऑपरेशन वार्ड से ही निकाल देते हैं। जिसके बाद मीका के असिस्टेंट्स में उस सर्जरी को कंप्लीट करने के बाद बाहर आकर यान शान को बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से पेशेंट की जान तक जा सकती थी। वहीं इधर कैप्टन की टीम की तो ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ पर रुवान भी फाइनल शूटिंग के लिए आई हुई थी और कैप्टन जब अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने जा ही रहा था तभी अचानक से उसे थोड़ी देर के लिए आंखों में दिखाई देना बंद हो जाता है और उसके सर में पेन भी होने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अच्छा फील करने लगता है। वहीं इधर शूटिंग खत्म होने के बाद रुवान वेनबो से डिनर के लिए पूछती है, मगर वेनबो तो बहाने ही बनाने लगा था, लेकिन रुवान भी पीछे नहीं हटती और कहती कि उसे जितना भी टाइम लगेगा वो उसके लिए वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उन्हें एक इमरजेंसी हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बिल्डिंग में ही बॉम्ब ब्लास्ट करने लगा था, लेकिन सही टाइम पर कैप्टन की टीम वहाँ पहुँच जाती है और उस बंदे को धर दबोचते हैं। वहीं इधर हॉस्पिटल में यान शान और मीका की थोड़ी बहस हो जाती है। डॉक्टर शाह मीका को अलग से ट्रीट करते हैं इस बात के लिए। अब कैप्टन के हाथ पर रेस्क्यू मिशन के दौरान चोट आ गई थी, जिस वजह से वो वेनबो के साथ हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर मीका से उसकी मुलाकात हो जाती है, जो उसकी चोट देखकर पहले तो बहुत ज्यादा परेशान होती है, मगर फिर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो उसके कान पकड़ कर ही उसे बाहर ले जाती है। तो वहीं इधर रुवान भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी कैप्टन और वेनबो की हॉस्पिटल आने की बात सुनकर, क्योंकि उसे वेनबो की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन वेनबो तो इसे अवॉइड करके ही चला जाता है क्योंकि उसके दिमाग में तो लूफेंग की बातें चल रही थी। जब उसने कहा था कि वो रुवान को पसंद करता है, वही रुवान तो सैड होती है कि वो उसके लिए यहाँ तक भाग कर आई और वेनबो ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इधर कैप्टन अपना हेल्थ चेकअप कराने जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो उसके ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए डॉक्टर उसे ब्रेन सीटी स्कैन कराने का सजेस्ट करते हैं। लेकिन अभी तक कैप्टन मीका को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं इधर यान शान मीका से जेलसी के चक्कर में मीका के कंप्यूटर से उसकी
उसकी एक्सपेरिमेंटल डेटा डिलीट कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं मीका डॉक्टर शाओ की असिस्टेंट ना बन जाए। लेकिन उसे मीका के टेबल पर एक नर्स देख लेती है। वहीं इधर कैप्टन मीका से छुपकर हॉस्पिटल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे तो ब्रेन ट्यूमर है और अगर अभी उसने सर्जरी नहीं कराई तो बाद में उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। अब अगर सर्जरी नहीं कराया तो उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ेगी और सर्जरी करा लेने के बाद उसे 6 महीने तक रेस्ट करना होगा और एक सोल्जर को 6 महीने तक किसी भी हाल में छुट्टी नहीं मिलती। अब इस वजह से कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो दूसरी ओर मीका परेशान थी कि उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा डिलीट कैसे हो गया और अगर उसने एक्सपेरिमेंटल डेटा को टाइम से सबमिट नहीं किया तो वो एक आउटस्टैंडिंग डॉक्टर नहीं बन पाएगी। तो वो लग जाती है फिर से अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा को बनाने में, जिस वजह से वो पूरी रात तक वहीं पे काम करती है। वहीं इधर कैप्टन मीका को बहुत बार कॉल करता है मगर वो एक्सपेरिमेंटल डेटा बनाने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसका ध्यान ही नहीं जाता फोन की तरफ। जब मीका रात में घर नहीं आती तो कैप्टन उसे अगली सुबह हॉस्पिटल पिक करने जाता है। तो मीका उसे डेटा डिलीशन के बारे में बताने ही लगी थी कि कैप्टन उसे हक कर लेता है। देन वो लोग घर आते हैं और साथ में खाना बनाने लगते हैं। अब कैप्टन मीका को अपनी ट्यूमर वाली बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अभी अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा बनाने में बिजी थी। तो वो मीका से अपने फ्रेंड का नाम बताकर उस ट्यूमर के बारे में पूछता है कि उसे सर्जरी करा लेनी चाहिए या नहीं। तो मीका उसे कहती है कि अपने फ्रेंड से बोल देना कि वो जल्दी से सर्जरी करा ले क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, इसलिए अभी सर्जरी करा लेने से अच्छा होगा ताकि सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। वहीं रुवान वेनबो से मिलने आती है लेकिन वेनबो तो उसे अवॉइड ही करने लगा था। अगर डायरेक्टली उसे कह देती है कि आज रात उसे उसके साथ एक डिनर पे आना होगा, वेनबो बहाने करने लगा था मगर रुवान कहती है कि उसे आना ही होगा क्योंकि वो उसके आने का तब तक वेट करेगी जब तक वो आ नहीं जाता। अब वेनबो उससे मिलने आ तो जाता है लेकिन उसे सीधा फ्रेंड जोन कर देता है। अब इससे फिर से रुवान का दिल टूट जाता है तो वो उसके सामने ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। डंडली होकर मीका के घर जाती है और वहाँ रोते हुए अपनी हालत खराब कर लेती है। दूसरी ओर वेनबो को भी बुरा लगता है कि शायद उसने रुवान को ज्यादा ही हर्ट कर दिया, इसलिए वो रात में ही बारिश के अंदर ग्राउंड के चक्कर मारने लग जाता है। तो अगले दिन मीका रुवान को कंसोल करती है तो रुवान भी उसे कहती कि वो उससे मूव ऑन करने की कोशिश करेगी। वहीं इधर मीका को नर्स से पता चल जाता है कि पिछले दिन यानशान उसके कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। तो मीका जाकर यानशान को इस बारे में पूछती है। तो यानशान उससे वही सारी बातें कहती कि वो तो डॉक्टर शाह की फेवरेट थी, तो वो तो मीका को ही अपना असिस्टेंट बनाते और उसकी ही वजह से किसी ने भी यानशान को नोटिस ही नहीं किया, जबकि यानशान तो हर चीज में मीका से बेहतर थी, जो बात मीका भी खुद एडमिट करती है। अब उसकी इन सारी बातों से वो समझ तो जाती है कि यानशान ने ही उसके डेटा को डिलीट किया था। तो वहीं डॉक्टर शाह को भी डाउट हो गया था यानशान पर, तो वो सीधे जाकर यानशान से इसके बारे में पूछते हैं और उसे कहते हैं कि उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो हर चीज में मीका से अच्छी है। इवन इस बार तो उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा मीका से भी अच्छा था, इसलिए आउटस्टैंडिंग डॉक्टर तो वही बनती, लेकिन उसके अंदर जो एक अच्छी क्वालिटी नहीं है वो है एक अच्छे डॉक्टर होने का, जो किसी भी हालत में अपने पेशेंट को बचाना चाहता हो, ना कि उसके तरह पहले ही सोच लेने का कि अगर सर्जरी सक्सेसफुल ना हुई तो ब्लेम उस पर आ जाएगा। जबकि मीका में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो हर कीमत पर पेशेंट की जान बचाना चाहती है। तो इसलिए अगर उसे एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसमें अपने पेशेंट की जान बचाने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे कैसे भी सिचुएशन रहे। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पेशेंट की जान बचाना। तो ये सब बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं इधर हमारा लू फेंग फिर से पड़ जाता है रुवान के पीछे और उसे एक बार एक मौका देने के लिए कहता है थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करने का, ताकि वो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान सके। लेकिन रुवान तो उसे साफ कह देती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। लेकिन लू फेंग फिर भी उसके पीछे ही पड़ा रहता है, हर जगह उसके साथ साथ जाता है और उसे एक चांस देने के लिए कहता है। लेकिन रुवान तो हमेशा की तरह उसे मना ही कर रही थी। तो लू फेंग कहता है यार कम से कम दोस्ती बना लो ताकि किसी से तो शुरुआत हो। तो दोस्ती के लिए रुवान मान जाती है। तो एज ए फ्रेंड लू फेंग उसे मूवी के लिए इनवाइट करता है, जहाँ दोनों चले जाते हैं और अपने वीचैट मोमेंट पर इसे मेंशन भी करते हैं। तो दोनों के मोमेंट्स पर सेम मूवी टिकट देखकर वेनबो के फेलो सोल्जर्स उसे इस बारे में पूछते हैं। अब वेनबो तो इनसे कहता है कि मुझे वो दोनों क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनसे छुपकर वो रुवान का मोमेंट्स चेक करता है, जिसे देख वो थोड़ा सा तो जेलस लगता है क्योंकि इसे खुद ही अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। तो देख वो थोड़ा सैड होता है। उसके बाद वेनबो अपने कुछ सोल्जर्स के साथ डिनर करने जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो बाकी सोल्जर्स उसे उठाकर बेस ले आते हैं, जहाँ पर वेनबो तो बस रुवान का ही नाम बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि मुझे प्यार रोमांस इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना ही मैं इनके बारे में समझता हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तो वहीं अगले दिन कैप्टन शिंग की तबीयत बीच इंटरव्यू में खराब हो जाती है। तो वहीं इधर यानचान रिजाइन कर देती है। तो चैन उसे काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। तो वहीं रुवान जब इंटरव्यू के बाद घर लौट रही थी तभी उसकी कार के टायर्स पंचर हो जाते हैं, लेकिन तभी उसी रास्ते से वेनबो आ रहा था जो उसे देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आता है। जहाँ टायर्स चेंज कर देने के बाद वो जैसे उठता है तो रुवान को थोड़ा धक्का लग जाता है, लेकिन गिरने से पहले ही वेनबो उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दोनों तो क्लोज आ जाते हैं। वहीं डॉक्टर शाओ और याओ एक कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, जहाँ पर एक फॉरेनर याओ के पीछे पड़ा था। तो डॉक्टर शाओ याओ का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले आते हैं, जो याओ को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर यानशान की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब यानशान की फैमिली में सभी ब्रेन सर्जन थे, जिस वजह से बचपन से ही यानशान को न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट दिलवाया गया और उसकी मॉम स्पेशली उसके पीछे ही पड़ी रहती थी, बार बार उसे याद दिलाकर कि उसके डैड, उसके दादाजी, इवन उसका भाई भी एक वेल सेटल्ड ब्रेन सर्जन है, इसलिए उसे भी उनकी तरह अपना नाम बनाना है। और इसी प्रेशर के चक्कर में यानशान हमेशा सभी का अटेंशन पाने की कोशिश करती थी, मगर इसी बात को लेकर उसकी मॉम के साथ उसकी बहस हो जाती है, क्योंकि उसके घर वालों ने, स्पेशली उसकी मॉम ने, कभी उससे ये नहीं पूछा कि उसे क्या करना पसंद है। अब उनकी बातें मीका भी सुन लेती है, जिससे
वो समझ जाती है यानचान की सिचुएशन। लेकिन यानचान की मॉम को भी समझ में आ ही जाता है कि एक अच्छी ब्रेन सर्जन बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एक अच्छी डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट है जो दूसरों की जान बचा सके। अब उन्हें ये एहसास तभी होता है जब एक पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है। तो यानचान उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है और उसे CPR देते हुए ही ICU ले जाती है, जिसके बाद माँ बेटी का रिश्ता भी सही हो जाता है। तो मॉम उसे जो भी अपनी मर्जी से वो करना चाहिए वो करने के लिए कहती है। अगर उसे डॉक्टर नहीं बनना है तो वो अपनी मर्जी का काम कर सकती है, लेकिन यानचान उसे कहती है कि उसे एक अच्छी डॉक्टर ही बनना है। दूसरी ओर मीका को कैप्टन की हेल्थ की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो उसे अपने मिशन के दौरान अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वहीं अगले दिन यानचान की मॉम की सर्जरी होने वाली थी, जिससे मीका डॉक्टर शाओ के साथ असिस्ट करने वाली थी। तो वहीं इधर कैप्टन को एक नर्स न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के बाहर देख लेती है। इधर डॉक्टर शाओ और मीका मिलकर यानचान की मॉम की सक्सेसफुली सर्जरी कर देते हैं और नर्स से मीका को पता चल जाता है कि कैप्टन हॉस्पिटल आया हुआ है। वो कैप्टन से जाकर इस बारे में पूछती है तो कैप्टन उसे सच बता देता है कि वो यहाँ चेकअप कराने आया था और जो उसने अपनी फ्रेंड की बात बताई थी वो असल में उसकी प्रॉब्लम थी। तो मीका जल्दी से उसकी रिपोर्ट्स पढ़ती है, जो देख वो शॉक्ड एंड सैड होती है और कैप्टन से पूछती है कि उसने अभी तक उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि वो मीका को परेशान नहीं देखना चाहता था। देन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे जल्दी ही सर्जरी करानी पड़ेगी, वरना अगर ट्यूमर बड़ा हो गया पूरी तरह से ठीक होना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कैप्टन डिसाइड करता है सर्जरी कराने का। तो डॉक्टर अगले हफ्ते सर्जरी कराने आने के लिए कहते हैं। तो मीका कैप्टन के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे हौसला देती है। वहीं वो कैप्टन से याओ को इस बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन ने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था। वहीं डॉक्टर शाओ और याओ तो अब से काफी टाइम साथ में ही स्पेंड करते हैं, काम का एक्सक्यूज देकर, जिससे दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती है। वहीं कैप्टन इस बारे में चीफ को बताता है, तो चीफ उसे कुछ दिनों तक रेस्ट करने के लिए कहता है, मगर कैप्टन तो अभी भी अपने प्रैक्टिस में ही लगा हुआ था। वहीं इधर मीका याओ को कैप्टन की हालत के बारे में बता देती है। तो याओ इस बारे में डॉक्टर शाओ से डिस्कस करती है। इसके बाद तो घर लौटकर वो और मीका मिलकर कैप्टन की बहुत ज्यादा टेक केयर करने लगते हैं और कैप्टन को कुछ भी काम नहीं करने देते। तो वहीं डॉक्टर शाओ कैप्टन की सर्जरी करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ये सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली थी। तो मीका ये खुशखबरी कैप्टन को सुनाती है, क्योंकि डॉक्टर शाओ की सर्जरी के बाद कैप्टन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वहीं मीका और यानचान भी एक दूसरे से बातें करके सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो कैप्टन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। तो सर्जरी से पहले सभी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, वेनबोर्स के फेलो सोल्जर्स भी। तो फाइनली काफी लंबी चलने वाली सर्जरी के बाद कैप्टन को होश आता है, जिसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही थी। तो उसे होश में आता देख मीका बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं याओ भी सर्जरी की वजह से घर नहीं गई थी, इसीलिए डॉक्टर शाह उसका ख्याल रखता है। तो एक दिन के रेस्ट के बाद अगली सुबह कैप्टन को ऑरेंजेस खाने थे, तो मीका उसके लिए ऑरेंजेस खरीदने के लिए बाहर जाती है, जहाँ बड़ी मुश्किल से उसे ऑरेंजेस मिलते हैं, जिन्हें वो अपने हाथों से कैप्टन को खिला रही होती है। जिसके बाद मीका घर आती है कैप्टन के लिए सूप बनाने के लिए, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो वो रुआन को सूप बनाकर लाने के लिए कहती है। रुआन कहती है वो अकेली नहीं बना पाएगी। तो मीका कहकर जाती है कि वो उसकी हेल्प के लिए किसी को भेज देगी, जो होता है वेनबो। तो दोनों साथ मिलकर सूप बनाने लग जाते हैं, जहाँ एक दो बार दोनों क्लोज भी आ जाते हैं। तो दोनों सूप लेकर पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ मीका कैप्टन की मसाज कर रही थी। तो उसे सूप देकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रुआन को अभी एक एंटरटेनमेंट न्यूज कवर करने जाना था, मगर उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो वेनबो उसे अपनी बाइक से उस जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, रुआन फोटोज क्लिक नहीं कर पा रही थी। तो वेनबो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, जिससे रुआन को बहुत ही अच्छी फोटोज मिल जाती है। तो रुआन इस हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और उसे डिनर ट्रीट देने की बात करती है, लेकिन वेनबो कह देता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारी रुआन फिर से थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। लेकिन वेनबो तो ये असल में कहना नहीं चाहता था, बस उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि उसे भी अब रुआन के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लग रहा था। मगर जब उसने मना कर ही दिया था तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन जाते हुए दोनों काफी बार एक दूसरे को पीछे मुड़कर देखते हैं, इस उम्मीद से कि शायद वो भी उसे देख रहा होगा। मगर इनके पीछे मुड़ने का टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जब वेनबो पीछे मुड़ता है तो रुआन आगे जा रही थी, और जब रुआन पीछे मुड़कर देखती है तो वेनबो आगे जा रहा था। मगर दोनों चाह रहे थे कि एक दूसरे को वो लोग रोक ले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो रुआन घर जाकर वेनबो को और इसकी मॉम को याद करती है, जब तीनों साथ बैठकर टाइम स्पेंड किया करते थे। वहीं यानचान पैथोलॉजी पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाती है। तो अब उसे चैन की फीलिंग्स का भी एहसास हो गया था, तो वो उसे रेगुलरली कॉल्स एंड मैसेजेस करने के लिए कहकर जाती है। यानी कि आखिरकार हमारे भाई की भी लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। इधर कैप्टन को भी डिस्चार्ज मिल जाता है। वहीं कहीं न कहीं डॉक्टर शाह और याओ के बीच भी सब कुछ सही होने लगा था। दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मगर इधर कैप्टन के लिए बुरा वक्त होता है, क्योंकि मीका उसे बस हेल्दी खाना ही खिला रही थी, लाइक हर टाइम डाइट फूड। वहीं कैप्टन को ज्यादा उछल कूद करने से भी मना करती है फुटबॉल मैच देखने के टाइम, लेकिन वो तो खुद ही आकर एक्साइटेडली चीयर करने लग जाती है, क्योंकि उसकी सपोर्ट करने वाली टीम जीत रही थी। इस चक्कर में कैप्टन को भी धक्का मुक्की कर ही रही थी। तो कैप्टन भी लाइक यार अब तो तुम ही मेरी हालत खराब करने में तुली हुई हो। वहीं तो सोल्जरली अपनी जगह पर वेनबो को उसकी कजन को सेल्फ डिफेंस सिखाने के बहाने रुआन के पास भेज देता है, क्योंकि उसे तो पता ही था कि वेनबो रुआन को लाइक करता है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अब पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं। तो रुआन उसे बताती है कि कोई इसे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था, इवन वो बंदा तो उसके घर के बाहर भी आ गया था, तो इसलिए वो कुछ सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है। तो वो वेनबो से कहती है कि वो सोल्जर लीग को इसके बदले पैसे देने वाली थी, लेकिन वेनबो को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम्हें तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना। तो वेनबो से कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाने
लग जाता है। उसे बहुत सारी सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है और उससे काफी सारी एक्सरसाइजेस भी कराता है, जहाँ स्ट्रेचिंग करते हुए उनकी किस भी हो जाती है, जिससे दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है। लेकिन रुआन उसे कहकर जाती है कि इसे एक अच्छी फ्रेंड की तरफ से गुड बाय किस समझ लेना। वहीं इधर कैप्टन ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जल्दी से अपनी टीम ज्वाइन करना चाहता था। अब उसने तो अपनी चीफ से इस बारे में बात भी कर लिया था, लेकिन उसने मीका को अभी तक नहीं बताया था, पर उसे पता चल जाता है, जिस वजह से पहले तो वो उसे मना करती है, क्योंकि वो तो अभी तक पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ था और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए भी कहा था। लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि वो पूरी तरह से फिट हो गया है, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ध्यान रख लेगा। तो मीका भी फाइनली मान जाती है, उसे अपना अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए कहती है। तो कैप्टन टीम ज्वाइन कर लेता है, मगर उसकी शूटिंग में दिक्कतें हो रही थी, उसके हैंड शेक कर रहे थे, जिससे उसकी शूटिंग खराब हो जाती है। तो सभी को उसकी फिक्र होती है। तो कैप्टन मीका को इस बारे में सच बता देता है। तो मीका उसे लेकर डॉक्टर शाह से मिलने आती है, जहाँ डॉक्टर शाह भी उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी उसकी सर्जरी जो हुई है, इसीलिए बॉडी की कंडीशन फिर से अडेप्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वो ओवर ट्रेनिंग नहीं कर सकता और बीच बीच में उसे रेस्ट करते रहना होगा। जो सब सुनकर कैप्टन वापस से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, लेकिन वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आने के लिए कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग करने लगा था। जो देख वेनबो उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है, मगर कैप्टन उसकी बात नहीं मानता और कुछ ज्यादा ही ओवर ट्रेनिंग कर लेता है, जिससे उसके हाथ पर थोड़ा चोट भी आ जाता है। इस बारे में मीका को पता चलने पर वो तो उस पर गुस्सा करती है और उसे कुछ दिनों तक ट्रेनिंग ना करने के लिए कहती है, मगर इससे कैप्टन थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर प्रैक्टिस करके अपने पुराने फॉर्म में वापस भी आ जाता है। लेकिन मीका से रूडली बात करने के लिए उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है, तो वो उसे माफी मांगने के लिए वापस आता है। लेकिन इधर हॉस्पिटल में एक पेशेंट भाग गई थी, जो कि एक पियानिस्ट थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो पहले की तरह पियानो नहीं प्ले कर पाती। तो कैप्टन भी उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो वो मीका के साथ मिलकर उसे ढूंढने में लग जाता है, जहाँ वो मीका को अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। फिर उस लड़की को ढूंढने के लिए वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की तो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर कैप्टन उसे सेव कर लेता है। फिर उसे अपनी ही कहानी बताकर मोटिवेट भी करता है, जिस तरह उसने हार नहीं मानी, उसने प्रैक्टिस करके अपना पुराना फॉर्म वापस लाया, उसी तरह वो भी कर सकती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो भी पहले जैसे प्ले कर सकती है। वहीं इधर वेनबो लगा हुआ था रुआन के कैमरे के लिए लेंस खरीदने में, क्योंकि उसे पता चला था कि रुआन के कैमरे का लेंस खराब हो गया था। वहीं इधर रुआन सोल्जर ली की खबर लेने के लिए आई होती है, क्योंकि उसने अपनी जगह वेनबो को जो भेज दिया था उसे ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ ली उसे बता देता है कि असल में वेनबो तो उसे पसंद करता है, जो उसने खुद ही कहा था जब उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। इस पे रुआन पूछती है फिर उसने मुझे फ्रेंड जोन क्यों किया। इस पर ली बताता है लू फेंग के लिए, क्योंकि लू फेंग भी उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो भी तुम्हें लाइक करता है, इसलिए उसने लू फेंग के लिए तुम पर गिव अप कर दिया था। लेकिन वो सच में तुम्हें लाइक करता है, जिससे रुआन तो सरप्राइजली शॉक्ड होती है। और तो वहीं दूसरी और वेनबो रुआन के कैमरामैन के पास से रुआन का वो कैमरा मंगाता है जो टूट गया था, तो वो उसमें लेंस लगा देता है और उसे ठीक कर देता है। वहीं इधर मीका तो कैप्टन की केयर करने में ही बिजी थी। इधर कैमरामैन के जरिए वेनबो रुआन तक उसका कैमरा पहुंचाता है, मगर वेनबो ने इसे ठीक किया है, ये बात उसने कैमरामैन को रुआन को बताने से मना किया था। लेकिन रुआन एक दूसरे स्टाफ के साथ कैमरामैन की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कैमरा वेनबो ने ठीक किया है। तो वो रुआन को ये भी बता देता है कि लेंस ढूंढने के लिए वेनबो ने इस सिटी की हर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गया था। तो रुआन इस बारे में सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे लू फेंग कॉल करता है और उसे उसके पब आने के लिए कहता है, जहाँ पर सबके सामने लू फेंग रुआन को प्रपोज करता है, मगर रुआन उसे पोलाइटली मना कर देती है और उसे पसंद करने के लिए थैंक यू कहती है, मगर वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो वन एंड ओनली वेनबो को ही लाइक करती है। तो वो उसे एक फ्रेंडली हग करते हुए कहती है कि वो लू फेंग के प्यार के काबिल नहीं है, मगर जल्दी ही उसे उसी के जैसे प्यार करने वाली लड़की मिल जाएगी। तो अगले दिन वो वेनबो के साथ ट्रेनिंग करने जाती है, जहाँ पर रुआन तो बहुत ही गुस्से के साथ वेनबो पर किक्स की बरसात कर देती है। जो देख वेनबो पूछता है कि आखिर मारना चाहती हो क्या मुझे। तो रुआन कहती है हाँ मैं तुम्हें मारना ही चाहती हूँ, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तब तुमने मुझे रिजेक्ट करके फ्रेंड जोन कर दिया, पर अब ड्रंक होकर अपने दोस्तों को बताते फिर रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुमने लू फेंग के लिए अब मुझ पर गिव अप किया। तो ये सब बोलकर उससे गुस्सा करके चली जाती है। वहीं इधर हमारे कैप्टन भाई साहब मीका के साथ रात में रुकने के लिए बहाने बनाने लग जाता है, लेकिन मीका उसे भगा देती है, मगर वो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स का बहाना करके मीका वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, उसे ये कहकर कि उसकी सिस्टर उसके घर में एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स लगाने नहीं दे रही है, जिसके लिए मीका मान जाती है और इससे दोनों ही खुश होते हैं। तो वहीं कैप्टन वेनबो को घर बुलाता है एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट सेट करने के लिए। तो वहीं शाम को रुआन मीका के साथ उसके अपार्टमेंट आ रही थी, मगर उसके अपार्टमेंट से वेनबो को बाहर जाता देख रुआन उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो अभी वेनबो से नहीं मिलना चाहती थी। तो मीका घर आ जाती है, दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं। तो वहीं अब मीका घर की बॉस बन चुकी थी, तो कैप्टन उसकी हर बात मानने लग जाता है। वहीं मीका को और थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए भाई तो अपनी बॉडी शॉडी दिखाने लग जाता है, लेकिन मीका तो ध्यान में मग्न थी, जिस वजह से वो तो उसकी तरफ देखती ही नहीं। पर कैप्टन जब दूसरी ओर ध्यान देकर एक्सरसाइज कर रहा था, तब मीका तो उसे तिरछी नजरों से देखने ही लग जाती है। इधर याओ और डॉक्टर शाओ उनके हाई स्कूल रियूनियन में गए हुए थे, जहाँ पर सभी मस्त अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वहीं डॉक्टर शाओ और याओ तो अपने रिलेशनशिप के दिनों को याद करते हैं। वहीं याओ डॉक्टर शाओ को उसके घर पे इनवाइट करती है, डॉक्टर शाओ के कॉलेज के टाइम के डिजिटल कैमरा को लेने के लिए, जो कि और एक बहाना था साथ में टाइम स्पेंड करने का। मगर उन दोनों को अपार्टमेंट में आते हुए मीका और कैप्टन मिल जाते हैं, तो दोनों कपल अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहीं कैप्टन सोचता है कि यार इनके बीच क्या सब कुछ सही हो गया,
जो मेरी बहना डॉक्टर शाओ को अपने घर भी ले आई तो वो दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मीका उसे अपने साथ ले जाती है ये कहकर कि उन्हें अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने दो। लेकिन कैप्टन के दिमाग में तो उन्हें लेकर ही बातें चल रही थी, इसलिए वो एक बस सिचुएशन को देखने के लिए याओ के अपार्टमेंट आता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर शाओ तो यहाँ बस उनकी पुरानी डिजिटल कैमरा लेने के लिए आए थे। तो वो वापस से मीका के पास आता है, उसे इन सब के बारे में बताता है कि उनका अभी डेटिंग फेज तो शुरू नहीं हुआ है, मगर लगता है फीलिंग्स रीडेवलप होना शुरू हो गया है। मेरी सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है जब भी वो डॉक्टर शाओ से मिलने के लिए जाती है। वहीं डॉक्टर शाओ को उनकी बहुत सारी पुरानी चीजें भी मिलती है जिन्हें याओ ने अभी तक संभाल कर रखे थे, लेकिन डॉक्टर शाओ भी सिर्फ कैमरा को ही लेकर जाते हैं और जाते हुए ये कहकर जाते हैं कि अगर कभी उन्हें इन चीजों को देखने की जरूरत पड़ी तो वो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनकी भी लव स्टोरी आगे बढ़ी रही थी। अगली सुबह मीका और कैप्टन में पहले बाथरूम यूज करने को लेकर फाइट ही शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरकार मीका कैप्टन को धक्का मुक्का मारकर कैप्टन को बाथरूम जाने ही नहीं देती। जिसके बाद कैप्टन वेनबो के साथ एक कैफे में बैठकर बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ गुस्से के साथ लू फेंग आ जाता है और वेनबो को साइड में बुलाता है बात करने के लिए, जहाँ वो उसे कहता है कि अगर वो रुआन को पसंद करता है तो बता क्यों नहीं देता, बार बार उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाकर उसे हर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन वेनबो अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, पर लू फेंग तो उसे मुक्का ही मार देता है और कहता है कि वो उसे आखिरी बार पूछ रहा है वेनबो रुआन को लाइक करता है या नहीं। वेनबो उससे पूछता है कि आखिर से हो क्या गया, तो लू फेंग उसे बता देता है कि उसने रुआन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया था, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो भी तुम्हारे लिए, जिसमें उसे अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत ही नहीं है। अब लू फेंग तो उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाता है, तो वेनबो फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेता है कि वो रुआन को लाइक करता है, मगर ये सुनकर भी लू फेंग खींच कर उसे एक मुक्का मारता है और कहता है कि अगर तू उसे पसंद करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता, भले ही उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मगर मैं चाहता हूँ वो हमेशा हैप्पी रहे, इसलिए मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो कैप्टन आकर उन्हें शांत कराता है, जिसके बाद शांति से बिठाकर उनकी बात कराता है। इसके बाद कैप्टन भी वेनबो से यही कहता है और उसे कहता है कि अगर उसे रुआन के बारे में और भी कुछ जानना है, जैसे कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, तो उसके सोशल मीडिया से वो पता कर सकता है, नहीं तो मीका से पूछ सकता है। अगर तू सच में रुआन को लाइक करता है और उसे डेट करना चाहता है तो उसे इम्प्रेस कर और उसे सीधे जाकर अपनी दिल की बात बोल दे। तो वेनबो ऐसा ही करता है, पहले रुआन का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता है, जिससे उसे उसका एक फेवरेट टॉय के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में वो मीका से भी कंफर्म करता है। फिर उस टॉय को खरीदने के लिए चला जाता है। अब मीका तो इससे शॉक्ड थी, लेकिन कैप्टन उसे सारी बात समझा देता है, पर कैप्टन को बताती है कि कुछ दिनों से उसे रुआन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, इवन वो तो वेनबो को देखना ही नहीं चाहती थी। तो अब इसके बाद वो लोग घर की ओर आ ही रहे थे। कैप्टन की एक सीनियर कैप्टन की 2 बेटियां मिल जाती है, जिनकी कैप्टन बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था, क्योंकि वो उसके डैड की फ्रेंड भी थे। लेकिन ये दोनों लड़कियां तो बहुत ही चालू एंड एविल थी। अब इनके डैड की डेथ हो चुकी थी और बड़ी बहन का एक्सीडेंट हो रखा था, तो इन दोनों ने अपने डैड के सारे पैसे उड़ा दिए थे। तो इसीलिए इन दोनों ने प्लान बनाया था कि क्योंकि कैप्टन इनके फादर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, तो इसीलिए वो लोग फेक सिंपैथी के नाम पर कैप्टन के पैसों से अपना देखभाल कराएंगी। तो मीका बड़ी बहन की ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, कहती है नहीं कैप्टन उनके रहने के लिए घर ढूंढ देगा। लेकिन इन दोनों का प्लान तो पहले ही चौपट हो गया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कैप्टन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो बड़ी बहन कैप्टन के साथ सेटल हो जाएगी। लेकिन मीका की वजह से इनके प्लान पर पानी फिर जाता है, क्योंकि कैप्टन तो उन्हें साफ बता देता है मीका उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए उन दोनों का यहाँ उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा। मगर वो उनके घर के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेता है उन दोनों के रहने के लिए, जहाँ बड़ी बहन तो फुल नाटकबाजी शुरू कर देती है ताकि कैप्टन उसकी देखभाल करने के लिए रुक जाए। अब कैप्टन उसके लिए जितना हो सके उतना हेल्प करता है, बड़ी बहन के लिए मेडिसिन ला कर देता है। लेकिन इन दोनों बहनों ने तो मीका और कैप्टन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कराने का प्लान बनाया था, जिसमें छोटी बहन कन्वीनियंस स्टोर जाने के बहाने बाहर चली जाती है और उसके आने तक कैप्टन को बड़ी बहन का ध्यान रखने के लिए क्या कर जाती है। लेकिन काफी देर हो जाती है, फिर भी वो वापस नहीं आती। तो कैप्टन को अब मीका की फिक्र होती है कि कहीं वो उसके बारे में सोचकर परेशान तो नहीं हो रही होगी। दूसरी ओर रुआन को स्टॉक करने वाला बंदा उसके ऑफिस बहुत सारे पार्सल्स भिजवाता है, जिससे रुआन तो घबरा जाती है। तो वहीं मीका इन दोनों बहनों के बारे में रुआन को बताती है, तो रुआन उसे थोड़ा सा संभल कर रहने के लिए कहती है और स्पेशली उस बड़ी बहन पर नजर रखने के लिए कहती है। अब कैप्टन काफी रात में वापस आता है मीका को सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए, मगर वो सो चुकी थी, इसीलिए वो घर में कुछ तो ढूंढने लगता है और अगली सुबह मीका के उठने पर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखता है। वहीं उसने तो व्हाइट बोर्ड पर उन दोनों बहनों के साथ अपनी हिस्ट्री लिखी हुई थी, इवन उनके साथ कैप्टन की बचपन की फोटोज भी थी, जिन्हें दिखाकर वो मीका को उनके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है ताकि वो कैप्टन को मिसअंडरस्टूड ना करे। लेकिन बचपन की एक फोटो में बड़ी बहन के साथ कैप्टन साथ में होमवर्क कर रहा था, जिसे देखकर मीका झूठ मूठ कर उससे नाराज होकर चली जाती है और कमरे के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है कैप्टन के इस तरह एक्सप्लेन करने को लेकर। अब कैप्टन तो उसे मनाने लगा था, तो मीका थोड़ी देर और उसे टीज करती है, पर फिर थोड़ा ज्यादा होने पर वो बाहर आकर कैप्टन को किस करती है और बताती है कि वो अभी तक नाटक कर रही थी, तो अब जाकर कैप्टन को चैन की सांस मिली थी। तो इसके बाद ये दोनों बड़ी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, लेकिन छोटी बहन तो मीका से डिमांड करने ही लग गई थी कि उसे अपनी बड़ी बहन के लिए सबसे अच्छा वाला वार्ड चाहिए, जहाँ से मस्त व्यूज दिखे। तो कैप्टन मीका को सपोर्ट करते हुए कहता है कि मीका से जितना भी हो पाएगा वो करेगी तुम्हारे लिए, मगर तुम्हारे लिए वो तो हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती। तो बड़ी बहन मीका से फेक सॉरी कहती है, मगर इसके बाद भी ये दोनों बहनें बाज नहीं आती। छोटी बहन तो हॉस्पिटल में अफवाह फैला देती है कैप्टन और बड़ी बहन तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, इवन कैप्टन की पहली गर्लफ्रेंड भी वो थी और मीका ने उनका ब्रेकअप कराया और खुद कैप्टन की गर्लफ्रेंड बन गई। अब ये सारी बातें फैलने की वजह से मीका थोड़ी सी अपसेट होती
जाती है मगर इन बातों को ज्यादा माइंड नहीं करती। तो वहीं कैप्टन मीका को ये सारी बातें करते हुए सुन लेता है। तो वो अगले ही दिन हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ चुगलीखोर नर्सेस के सामने वो फोन पर खुद ही कहने लगता है कि उसका उस बड़ी बहन के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस उसके सीनियर कैप्टन की बेटी है और मीका ही उसका पहला प्यार और पहली गर्लफ्रेंड है। तो उन चुगलीखोर क्लीनर्स ये बात भी पूरे हॉस्पिटल में फैला देते हैं जिसके बारे में छोटी बहन भी सुन लेती है। तो इनका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया मगर वो लोग फिर से कोई शैतानी प्लान सोचने लग जाते हैं। वहीं इधर वेनबो रुवान का फेवरेट टॉय मंगा लेता है मगर अभी भी फेस टू फेस उसे ये गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो रुवान के एड्रेस पर पार्सल करा देता है मगर रुवान तो उस गिफ्ट को स्टॉकर की ओर से समझकर फेंक देती है। वेनबो रुवान का रिएक्शन देखने के लिए गया था मगर रुवान ने गिफ्ट तो फेंका ही, साथ में वो मीका को वॉइस मैसेज से भी कहती है कि उस क्रेजी आदमी ने मुझे मेरा फेवरेट टॉय भेजा था मगर अब से तो मुझे वो टॉय भी पसंद नहीं है। जो देख हमारा भाई तो सोच में पड़ जाता है कि रुवान अब से उसे नफरत करने लगी है, जो उसकी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट उसने फेंक दिया। तो इसी के वो उसे मिसअंडरस्टूड करके सैड होता है। तो वहीं इधर हॉस्पिटल में दोनों बहनों का नया नाटक शुरू हो जाता है। छोटी बहन कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है मगर बड़ी बहन के कहने पर, जिससे इधर बड़ी बहन तो इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, जिससे बड़ी बहन की देखभाल करने के लिए कैप्टन को उसके पास ही रहना पड़ता है। मगर कैप्टन को तो ट्रेनिंग के लिए टीम ज्वाइन करने जाना था, इसलिए वो मीका से बड़ी बहन का ध्यान रखने के लिए कहकर जाता है। तो मीका 10 दिनों तक बड़ी बहन का ख्याल रखती है, उसे हेल्दी खाना खिलाती है, रेगुलरली उसका चेकअप करती है मगर बड़ी बहन तो कुछ ज्यादा ही नखरे शुरू कर देती है। जो देख मीका तो समझने लग गई थी कि ये दोनों बहनें कुछ और ही इरादे से यहाँ पर आई है। तो मीका रुवान से इस बारे में डिस्कस करती है। तो रुवान कहती कि मुझे बस एक बार उनसे मिलवा दो, फिर मैं उनकी पूरी खबर लेती हूँ। लेकिन मीका कहती कि अभी देखते हैं वो लोग आगे क्या करते हैं। अब कैप्टन भी ट्रेनिंग से घर वापस आ जाता है तो रुवान अपने घर के लिए निकल जाती है मगर रास्ते में उसे स्टॉकर मिल जाता है जो उसे हरेस करने ही लगा था। मगर तभी वेनबो आकर उसे दर दबोचता है जो रुवान की सेफ्टी के लिए उसके पीछे आ रहा था। तो उस स्टॉकर को पुलिस में देने के बाद रुवान वेनबो को गिफ्ट वाला इंसिडेंट बताती है। वो स्टॉकर मुझे बार बार गिफ्ट्स भेजकर परेशान कर रहा था, जिससे मैं तो घबराने ही लगी थी, जिससे वेनबो को भी समझ में आ जाता है कि स्टॉकर का गिफ्ट समझकर रुवान ने उसका वाला गिफ्ट भी फेंक दिया था। तो वो इस बार में रुवान को बताता है कि उसने रुवान के लिए उसका फेवरेट टॉय लाया था, जो रुवान कहती है कि वो तो इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। तो वेनबो कहता है कि उसने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर उसे मंगवाया था, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगा लूंगा। लेकिन रुवान को तो अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बिना कहीं उधर से जाने लगी थी। तो वेनबो उसे रोकने लगा था। तो रुवान उसे सीधा जवाब देने के लिए कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। अब इस बार वेनबो तो बहुत ही स्ट्रेट जवाब दे देता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत पहले से। रुवान पूछती है फिर तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। तो वेनबो कहता है कि मुझे हमेशा से ही लग रहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी तुम्हें ये बताने का। और जब लूफेंग ने कहा कि वो तुम्हें लाइक करता है, तब मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा लूफेंग तुम्हारे काबिल है, इसलिए मैंने काफी टाइम से अपने दिल में ये बात दबा कर रखी थी, मगर आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो इतना कहकर आगे बोल ही नहीं पा रहा था, रुवान की आंखों में देखकर वो अभी भी नर्वस हो रहा था। तो वो रुवान के पीछे खड़ा हो जाता है और फाइनली जोर से चिल्लाकर रुवान को आई लव यू कह देता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। तो फाइनली ये सुन रुवान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जोर से पुलिस वालों को चिल्लाकर बुलाकर कहती है कि वेनबो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, एंड देन उसे हग कर लेती है। वहीं इधर कैप्टन तो अपनी आर्मी परेड में बिजी था, लेकिन इधर हॉस्पिटल में ये दोनों बहनें एक और अफवाह फैला देती है कि मीका और डॉक्टर शाओ का अफेयर चल रहा है। अब मीका इसे भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, मगर ये दोनों बहनें तो उसे बुली करने लग जाते हैं। स्पेशली छोटी बहन तो उसे डिफेम करने की कोशिश करती है, जिससे अब मीका को तो इन दोनों का प्लान समझ में आ ही जाता है और बड़ी बहन का ड्रामा भी पकड़ लेती है। लेकिन वो बस कैप्टन की वजह से ही चुप थी, मगर ये दोनों बहनें तो हद ही पार कर देते हैं, जिस वजह से अब मैदान में याओ को उतरना पड़ता है। अब याओ से ये दोनों बहनें बहुत डरती थी, इसीलिए वो लोग तो याओ के सामने भोली भाली बनने का नाटक करती है। मगर याओ को तो उन दोनों के नेचर के बारे में अच्छे से पता था, तो पहले वो इन दोनों के नाटक के बारे में कैप्टन को बताती है। मगर कैप्टन तो याओ को ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है, इसलिए दोनों हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। मगर इधर हॉस्पिटल में इन दोनों बहनों ने एक और कांड कर दिया था। अब मीका की वो लोग सबके सामने इंसल्ट करना चाहते थे, जिस वजह से बड़ी बहन दर्द से चिल्लाने ही लग जाती है, जो कि ऑब्वियसली नाटक कर रही थी। तो मीका उसे चेक करने आती है। अब मीका को तो पता ही था कि ये नाटक कर रही है, इसीलिए वो जानबूझकर उसे पेन किलर्स देने की बात करती है, जिससे बड़ी बहन तो शांत हो जाती है। मगर छोटी बहन उसी पे इल्जाम लगाने लग जाती है कि उसी ने उसकी बड़ी बहन का ध्यान नहीं रखा और उसकी हालत बिगाड़ दी। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाकर शोर करने लग जाती है। तो आसपास की पब्लिक भी जमा हो जाती है। तो अटेंडिंग नर्स सिक्योरिटी बुलाती है छोटी बहन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो सिक्योरिटी आकर उसे बाहर निकालने लगती है। तभी कैप्टन और याओ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब दोनों बहनें कैप्टन के सामने फिर से इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, मगर इस बार तो सबको पहले से सब कुछ पता ही था, जिस वजह से याओ कैप्टन को मीका के साथ बाहर जाने के लिए कहती है। फिर उन दोनों को प्यार से धमकी देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन का होम टाउन वाले हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा दिया है और तुम्हारे लिए जॉब का भी इंतजाम कर दिया है, और अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़ी तो तुम्हें उसकी भी हेल्प मिल जाएगी। पर अगर तुम दोनों ने फ्यूचर में मीका या फिर मेरे भाई की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, तब मैं तुम दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह से याओ इन दोनों बहनों का केस खलास कर देती है। तो कैप्टन मीका से सॉरी कहता है कि उसकी वजह से उसे उन दोनों बहनों को झेलना पड़ा। तो इसका मेकअप करने के लिए वो उसे डिनर पे ले जाता है, लेकिन उनका डिनर होने से पहले ही मीका को रुवान का कॉल आ जाता है, जो वेनबो से फिर से अपसेट हो गई थी। तो इसलिए मीका को डिनर छोड़ के उसके पास जाना पड़ता है। तो जैसे वेनबो को रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसी तरह उसे डेट के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था, जिस वजह से रुवान उससे नाराज हो गई थी। अब आज उनकी छुट्टी थी, फिर भी वेनबो रुवान
रुआन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आया। तो रुआन को इस बात की भी शिकायत थी। तो कैप्टन उसे समझाता है कि हमारा वेनबो थोड़ा ज्यादा ही भोला है, इसीलिए उसे डेटिंग चैटिंग के मामले में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं और मीका मिलकर उसे सब कुछ अच्छी तरह से समझा देंगे। तो अगले दिन मीका और कैप्टन वेनबो की रोमांस क्लास लगाते हैं, जहाँ पर पहले तो वो उसकी डेट की गलतियाँ निकालते हैं, जो की थे मूवी देखते टाइम वेनबो 2 सेट पॉपकॉर्न लेकर गया था, फिर रुआन को माउंटेन टॉप जाना था घूमने के लिए, लेकिन वेनबो ने उसे मना कर दिया ये कहकर उसे ठंडी लग जाएगी। तो उसकी सारी गलतियों को ठीक करने के बाद वो रुआन को थोड़ा इम्प्रेस करने का आइडिया देता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो वो वेनबो से छतरी लेकर रुआन को यहाँ तक लाने के लिए कहता है। तो वेनबो 2 छतरी खरीद लाता है, जो देख वेनबो कहता है कि मेरे भाई एक छतरी लेकर जा, ताकि तुम दोनों को थोड़ा क्लोज होने का मौका मिले। तो वेनबो रुआन को पिक करने के लिए उसके ऑफिस जाता है, मगर रुआन तो अभी भी उससे गुस्सा हुई पड़ी थी। तो वेनबो उसके पीछे पीछे छतरी पकड़ता हुआ आता है, जहाँ वो रुआन को तो बारिश से बचा लेता है, मगर वो खुद ही भीग जाता है। लेकिन रुआन तो अभी भी गुस्सा थी। तो कैप्टन वेनबो से कहता है कि मैंने तुझसे कहा कि तुम दोनों को क्लोज आना है, ताकि तू रुआन को बाजुओं से पकड़कर साथ में एक अम्ब्रेला के नीचे आ सके। तो रुआन वापस आती है, कहती कि उसे घर जाना है। तो वेनबो इस बार उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ले जाता है। तो अब जाकर रुआन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। कैप्टन और मीका कल बीच पर घूमने जाने का फैसला करते हैं। तो मीका अपनी फुल तैयारी करके हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन इधर कैप्टन को इमरजेंसी मिशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर उन्हें एक इंटरनेशनल वेपन स्मगलर को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। तो वो मीका को सॉरी का मैसेज करता है, क्योंकि वो अभी इस मिशन की वजह से कुछ दिन तक घर वापस नहीं आ सकता। मगर मीका को मैसेज देखने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें एक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पेशेंट का ऑपरेशन करने जाना था, जिस वजह से पूरे दिन उन्हें आइसोलेशन वार्ड में बिताना पड़ता है। तो वहीं कैप्टन एंड टीम उस स्मगलर के कुछ आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं, जिनकी इंट्रोगेशन से उनके लीडर तक पहुंचने का रास्ता उन्हें मिल जाता है। लेकिन इधर मीका को, जो कि उसी पेशेंट को अटेंड कर रही थी, तो उसे भी अचानक खांसी होने लगी थी, और तो और उसे फीवर भी आ गया था, जिससे वो समझ जाती है कि वो इस पेशेंट की वजह से इन्फेक्ट हो गई है। तो डॉक्टर शाओ चेन उस पेशेंट को चेक करने के लिए आते हैं, मगर मीका उन्हें अंदर आने से रोक लेती है और उन्हें अपने सिम्टम्स के बारे में बताती है, जिससे डॉक्टर शाओ भी समझ जाते हैं कि मीका भी इन्फेक्टेड हो गई है, इसीलिए आइसोलेशन वार्ड को ही आइसोलेट कर दिया जाता है, और जो भी इस एरिया के आसपास आए थे उन सभी का टेम्परेचर चेक किया जाता है, मगर बाकी सब नॉर्मल थे। तो इसीलिए डॉक्टर शाओ सभी को प्रोटेक्शन सूट पहनने के लिए कहते हैं। तो मीका कैप्टन को इस बारे में बताने के लिए अपना फोन मंगाती है। तो वो कैप्टन को कॉल लगाती है, मगर उसका फोन तो स्विच ऑफ था, क्योंकि वो अपने मिशन में बिजी था। तब वो उसका मैसेज चेक करती है, वो एक मिशन में बिजी रहने वाला है। तो मीका उससे मैसेज करने के बारे में सोचती है, अपने कंडीशन के बारे में, मगर उसे नहीं बताती, क्योंकि इससे वो अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। तो वो रुआन को अपने आइसोलेशन के बारे में बता देती है। वहीं इधर कैप्टन एंड टीम स्मगलर हेड को पकड़ने के लिए अपनी फुल प्लानिंग कर लेते हैं। तो दूसरी ओर मीका की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, जिससे रेगुलरली डॉक्टर शाओ एंड टीम प्रोटेक्शन सूट के साथ चेक करने आते रहते हैं। डॉक्टर्स के रेगुलर चेकअप्स एंड ऑब्जर्वेशन से मीका का फीवर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन स्मगलर को पकड़ने के लिए उसकी वाइफ का पीछा करते हैं, जो उनके बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। तो वो स्मगलर उनसे मिलने के लिए हेलमेट लगाकर आता है, मगर कैप्टन एंड टीम उसे पकड़ लेते हैं। तो वहीं इधर मीका को शाम तक डिस्चार्ज मिल जाता है, क्योंकि उसका फीवर भी उतर गया था और वो अब ठीक थी। तो रुआन उसे पिक करने आती है। तो वो मीका के साथ ही घर आती है उसका ध्यान रखने के लिए। तो मीका डिनर करके सो जाती है। तो वहीं कैप्टन भी रात को घर वापस आ जाता है। तो रुआन उसे मीका के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताती है, और उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वो घर चली जाती है। तो कैप्टन मीका को चेक करने आता है, मगर वो आराम से सो चुकी थी, इसीलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तो वहीं अगली सुबह उठकर वो उसे हक करता है, उससे माफी मांगता है कि मीका की उस हालत में वो उसके साथ नहीं रह पाया। तो मीका उसे सब कुछ बताती है कि वो बहुत घबरा भी गई थी, मगर कैप्टन की वजह से उसे हिम्मत मिली। तो कैप्टन उसके अच्छे से ख्याल रखने लग जाता है, जिसके बाद साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर वेनबो भी रुआन के साथ मस्त घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ दोनों एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इधर कैप्टन मीका को लेवेंडर गार्डन दिखाने ले जा रहा था, पर इस बार भी उसका ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि उसे फिर से चीफ का कॉल आ गया था। अब मीका तो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी ही, इसीलिए वो उसे उसका काम करने जाने के लिए कहती है। तो अब कैप्टन गया, इसलिए वेनबो को भी जाना पड़ा। तो इसीलिए दोनों गर्ल्स मस्त बैठकर पार्टी शार्टी करती है, जिस वजह से वो दोनों वेनबो और कैप्टन के मैसेजेस का या फिर कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो दोनों तो टल्ली होकर सोए पड़े थे। लेकिन इधर वेनबो ने तो रुआन को प्रपोज करने का डिसाइड कर लिया था, जिस वजह से वो कैप्टन को उसके साथ डायमंड रिंग चूज करने के लिए चलने के लिए कहता है। तो दोनों पहुंच जाते हैं डायमंड रिंग खरीदने के लिए, जहाँ पर वेनबो तो कंफ्यूज हो गया था कि रुआन को किस तरह की डिजाइन की रिंग पसंद आएगी, इसीलिए वो तो सारी रिंग्स कैप्टन की उंगलियों में पहना कर चेक करने लगा था कि कौन सा ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मीका का सिलेक्शन हो गया था एलन मेडिकल सेंटर में, जहाँ उसे 2 साल के लिए फर्दर स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा। अब वो इस न्यूज से खुश भी थी और सैड भी थी, क्योंकि उसे कैप्टन से 2 साल के लिए अलग होना पड़ेगा। तो इधर वेनबो को एक रिंग पसंद आ जाता है, तो वो कैप्टन से उस रिंग की फोटोज मीका को भेजने के लिए कहता है, ताकि इस रिंग के बारे में मीका से कुछ एडवाइस ले सके। अब कैप्टन ने उसे फोटो भेजकर पूछा था कि उसे कौन सा वाला पसंद है, जो देख मीका को लगा कि शायद कैप्टन उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अब ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है उसके 2 साल के लिए अब्रॉड फर्दर स्टडीज के लिए जाने को लेकर। तो अब वो सैड थी कैप्टन के बारे में सोचकर, क्योंकि वहाँ पर जाना मीका के लिए एक तरह से सपना ही था, जो सच हो चुका था, मगर टाइमिंग सही नहीं थी। अब इधर कैप्टन ने भी डिसाइड कर लिया था मीका को प्रपोज करने का, जिस बारे में वो अपने सिस्टर से बात भी करता है। तो वहीं इधर मीका अभी भी सैड थी कि कैप्टन को वो इस बारे में कैसे बताए। तो डॉक्टर शाओ से अच्छे से समझाते हैं कि उसे इस बारे में कैप्टन से अच्छे से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन मीका अभी तक डिसाइड नहीं कर
पाई थी। लेकिन इधर डॉक्टर शाओ और याओ का पैचअप हो गया था और दोनों ने साथ में रहने का डिसाइड किया था। तो डॉक्टर शाओ याओ को मीका के एलन मेडिकल सेंटर में सिलेक्शन की बात बताता है, जो सुन याओ तो शॉक्ड होती है क्योंकि वो उन दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान थी, क्योंकि इसी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने के चक्कर में ही इन दोनों का भी ब्रेकअप हुआ था। तो वहीं इधर वेनबो रुआन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे रुआन तो बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है। तो दूसरी ओर याओ कैप्टन को फोन करके बुलाती है और उसे मीका के एलन मेडिकल सेंटर में सिलेक्शन की बात बताती है। अब याओ तो उसे अच्छे से समझाती है कि उसे इस बारे में मीका के साथ मिलकर बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि उसे स्टडी के लिए 2 साल के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। अब कैप्टन भी उससे दूर जाना तो नहीं चाहता था, मगर उसे मीका के ड्रीम की भी फिक्र थी, इसीलिए वो मीका से फेस टू फेस अभी बात नहीं कर पाता। तो वो बाहर चला आता है, मगर इधर मीका को स्टोर रूम चेक करने पर पता चलता है कि वो रूम तो असल में कैप्टन का रूम था, जहाँ पर उसे वो रिंग भी मिल जाती है, जिसे देखकर कैप्टन उसे प्रपोज करने वाला था। मगर उसे लगा कि शायद ये वेनवो वाली रिंग है, लेकिन तभी उसे रुआन का कॉल आता है, जो उसे खुशखबरी सुनाती है और उसे अपनी हाथों की डायमंड रिंग दिखाकर बताती है कि वेनवो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। अब वो रुआन के लिए खुश तो थी, मगर वो कंफर्म भी हो जाती है कि ये वाली रिंग कैप्टन उसे देकर प्रपोज करने वाला था, जिससे वो तो और इमोशनल हो जाती है और कैप्टन को ढूंढने के लिए बाहर आती है, जहाँ उसे याओ से पता चलता है कि वो तो अभी तुमसे ही बात करने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट गया। अब कैप्टन तो अंदर नहीं गया था, इसलिए मीका उसे ढूंढने के लिए बाहर चली आती है, जहाँ घर के नीचे उसे कैप्टन मिलता है। तो वो उसके गले लगकर कहती है कि वो अब्रॉड नहीं जाएगी, मगर कैप्टन उसे अच्छे से समझाता है और उसे अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है। अब कैप्टन सैड तो था, मगर वो मीका के लिए अपने फेस पर सैडनेस को नहीं दिखाता। तो मीका उसे रिंग के बारे में पूछती है, तो कैप्टन उसे बताता है कि वो उसे सरप्राइज देने वाला था, मगर कैप्टन ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि इससे मीका इमोशनल होकर फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड नहीं जाती। तो मीका उसे पिंकी प्रॉमिस लेती है कि 2 साल बाद जब वो वापस आएगी तो उसे कैप्टन की ओर से फॉर्मल प्रपोजल सेरेमनी चाहिए। तो कैप्टन उसे प्रॉमिस करता है। तो अब वेनबो और रुआन की शादी होने वाली थी, जहाँ मीका दुल्हन को तैयार कर रही थी। तो कैप्टन और वेनबो भागते हुए उनके पास पहुँचते हैं, जहाँ पर मीका भी कैप्टन को वेडिंग ड्रेस में सरप्राइज देती है। तो उसे देखकर कैप्टन उसे प्रपोजल रिंग की चेन बनाकर उसे पहना देता है और कहता है कि तुम अब्रॉड जा सकती हो, मगर मेरी वाइफ बन के जाना होगा। तो वहीं इधर वेनबो और रुआन की शादी हो जाती है, जिससे सभी लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं। जितने भी दिन मीका के यहाँ पर बचे थे, वो कैप्टन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फिर वो अब्रॉड चली जाती है और कैप्टन भी लग जाता है अपनी ट्रेनिंग कराने में। अब टाइम मिलने पर दोनों वीडियो कॉल्स पर बातें किया करते हैं। बाकी टाइम मीका अपने पढ़ाई में बिजी और इधर कैप्टन अपनी टीम के साथ मिशंस और ट्रेनिंग में बिजी। तो वहीं हमारी ऑफिशियली मैरिड कपल भी बहुत खुश होते हैं। वहीं तीसरी कपल डॉक्टर शाओ और याओ तो साथ में रहने ही लगे थे। तो इसी तरह देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। मीका वापस आ जाती है, लेकिन वो कैप्टन को इस बारे में नहीं बताती। अब उसके साथ साथ यानशान भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आ गई थी। तो अब मीका कैप्टन को सरप्राइज देने के लिए एक बस में उठती है, जहाँ पर वो एक सीट में बैठने जाती है, जिसमें एक बैग रखा हुआ था, मगर जिसका बैग था वो बैग हटाने से मना कर देता है। तो मीका को पीछे जाकर बैठना पड़ता है, मगर उसे पता नहीं था कि इस बस में बहुत सारे क्रिमिनल्स बैठे हुए थे। वहीं उनके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई थी। इवन बस में भी कुछ अंडरकवर पुलिस वाले थे, जो उन्हें पकड़ने के लिए आए थे। और तो और मीका जिस बंदे के बगल में बैठती है, वो तो उन क्रिमिनल्स का लीडर था, मगर मीका उसे भला आदमी समझकर उसके साथ बातें करने लग जाती है। वहीं उसे अपने बारे में भी बता देती है कि वो एक डॉक्टर है। लेकिन तभी वो एक दूसरे बंदे को बैग उठाकर जाते हुए देखती है, जहाँ पर वो थोड़ी देर पहले बैठना चाहती थी, मगर उस बैग वाले ने उसे बैठने नहीं दिया। तो वो जोर जोर चिल्लाने लगती है और उस बंदे से बात करने ही चली जाती है। अब बैग जिस बंदे के साथ पहले था और जो लेकर जा रहा था वो भी क्रिमिनल ही था, और ये सब उनकी ड्रग डीलिंग चल रही थी। तो अब मीका के हल्ला गुल्ला करने पर बस भी रुक गई थी। अब मीका उस बैग ले जाने वाले बंदे के पास गन देख लेती है, तो वहीं दूसरे लोग भी देख लेते हैं, तो वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, जिससे सारे क्रिमिनल्स अपने अपने गन्स निकालकर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और ड्राइवर को गाड़ी भगाने के लिए कह देते हैं। तो बस के अंदर रहने वाले पुलिस वाले उन क्रिमिनल से फाइट करने लग जाते हैं, इस चक्कर में गोलियां भी चलने लग जाती है। ड्राइवर बस रुकाकर निकल लेता है, तो वहीं उन्हें फॉलो करने वाली पुलिस के साथ उनकी शूट आउट हो जाती है, और इस शूट आउट की वजह से उस गैंग लीडर के भाई को गोली लग जाती है। अब उन क्रिमिनल्स ने सभी को होस्टेज बना लिया था और सिचुएशन भी बिगड़ने लगी थी। तो पुलिस वाले स्वाट टीम को यहाँ पर हेल्प के लिए बुला लेते हैं। वहीं इधर मीका गोली लगे हुए बंदे को ट्रीट करने में लगी हुई थी, क्योंकि आखिरकार वो एक डॉक्टर है और सबकी जान बचाना ही उसका काम है। तो मीका उसकी ब्लीडिंग तो रोक लेती है, मगर इस गोली को निकालने के लिए अभी इन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर बिना मेडिकल इक्विपमेंट्स के पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए वो लीडर को पुलिस वालों से बात करने के लिए कहती है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स का इंतजाम किया जाए। तो मीका पुलिस चीफ के साथ बात करती है और उसे अपने बारे में बताकर सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजने के लिए कहती है। अब कैप्टन भी वहाँ पहुँच गया था। पुलिस चीफ से जैसे उसे पता चलता है कि बस के अंदर तो मीका है, तो वो डॉक्टर वाली ड्रेस पहनकर मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर बस की ओर चला आता है। तो वो बस के अंदर आ तो गया था, लेकिन अपना मास्क हटाने के बाद मीका और कैप्टन एक दूसरे को देखते ही रह गए थे, जो देखकर लीडर को थोड़ा डाउट होता है। तो वो कैप्टन के बारे में पूछताछ करने लगता है। इवन वो एक डॉक्टर है या फिर कोई पुलिस वाला, ये चेक करने के लिए वो उसे मेडिकल इक्विपमेंट्स का नाम पूछने लग जाता है। लेकिन कैप्टन ने यहाँ आने से पहले ही सारे इक्विपमेंट्स के नाम याद कर लिए थे, पर फिर भी एक जगह वो फंस जाता है। लेकिन मीका उसे कवर कर लेती है कि क्या करके अभी उसके भाई की सर्जरी करनी होगी, वरना इसकी जान भी जा सकती है। तो वो लोग सर्जरी करने ही लगे थे, तभी मीका को एक आइडिया आता है। उसे यहाँ की भीड़ की वजह से सर्जरी में डिस्टर्बेंस हो रही है, स्पेशली रोते हुए बच्चों की वजह से, इसीलिए वो उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, तभी वो ठीक से ऑपरेशन कर पाएगी, जिसके लिए लीडर मान जाता है। तो वो बच्चों के साथ साथ भीड़ कम करने के लिए आधे लोगों को बाहर छोड़ देता है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान
कैप्टन से स्कैल्पल देने में गलती हो जाती है, इससे लीडर को उसमें गड़बड़ लगता है। तभी वो मीका का फोन चेक करता है जिसमें मीका और कैप्टन की साथ वाली फोटो थी। तो वो मीका से फोन अनलॉक करवाता है और फिर उसके फोटो से पता चल जाता है कि कैप्टन तो असल में एक सोल्जर है जिससे उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। तो लीडर पुलिस चीफ को कॉल करके उसे धमकाता है और फिर उनके यहाँ से सेफली निकलने के लिए कार्स की डिमांड करता है, जिसके बाद ही वो सभी को आजाद करेगा। तो पुलिस चीफ उनके लिए कार्स तो मंगा लेती है, लेकिन क्रिमिनल्स के वहाँ से निकलने के टाइम लीडर का ध्यान भटकने पर कैप्टन अपनी होशियारी से अपने हाथ खोलकर उन सभी से फाइट करने लग जाता है। जो एक दूसरे सोल्जर्स भी उसकी हेल्प करने आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी सभी को तो वो लोग पकड़ लेते हैं, मगर गैंग लीडर मीका को बस के अंदर गन पॉइंट पर ले आता है, जहाँ कैप्टन उसके साथ फाइट करता है। मगर मीका को बचाने के चक्कर में कैप्टन को चाकू लग जाता है, मगर गैंग लीडर के और वार करने से पहले ही मीका पास पड़ा गन उठाकर उसके हाथ में शूट कर देती है। इसके बाद जल्दी से वो कैप्टन की ब्लीडिंग रोकने लगती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन अब रिकवर हो चुका था, जिससे मीका काफी खुश होती है। तो वहीं डॉक्टर शाओ भी याओ को प्रपोज करते हैं और याओ तो कब से इसके लिए तैयार थी ही। वहीं अब यान चान भी वापस आ चुकी थी, तो चन के साथ उसकी बात बनी रही थी, जिसके कुछ दिनों बाद कैप्टन मीका को सरप्राइज देने के लिए उनकी ट्रेनिंग बेस ले जाता है, जहाँ पर दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। तो वहीं कैप्टन मीका को हाइट से उतरने की ट्रेनिंग वाली बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है, जहाँ वो मीका के साथ बहुत देर तक बातें करता है। उनकी बिल्डिंग के नीचे कुछ तो तैयारी चल रही थी, जो कैप्टन का सरप्राइज प्लानिंग था। तो कुछ देर बाद वो मीका को बिल्डिंग से नीचे देखने के लिए कहता है, जिसके नीचे लिखा हुआ था डॉक्टर मीका प्लीज मैरी मी, जो देख मीका बहुत इमोशनली खुश होती है। तो वहीं कैप्टन रिंग निकालकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे मीका एक्सेप्ट कर लेती है, उसे आकर किस करती है। और एक छोटे से फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन और मीका के बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर रोआन वैन बोर के साथ उसके फेलो सोल्जर्स आए हुए थे, जिन्होंने नीचे वो सब तैयार किया था। तो वो दोनों नीचे आते हैं, सभी को अपनी शादी की खुशखबरी देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का भी एंड हो जाता है। तो ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी लव स्टोरीज आपको देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।